हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है आपके परिवार में, मतलब कि रट्टा फरार में। आज की जो हमारी क्लास है वो BCOC 136, जिसका सब्जेक्ट नेम है इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस, उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने के पीछे रीज़न क्या है। बेसिकली आपको पता है कि मैं थ्योरी पे फोकस करता हूं, लेकिन इसके न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाने के पीछे रीज़न ये है कि इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिसेस का पेपर सेकेंड ईयर के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। बहुत सारे बच्चों को उसमें फेल किया जाता है, बेचारे अगेन एग्जाम देते हैं, फिर उन्हें फेल कर दिया जाता है, फिर अगेन एग्जाम देते हैं, उनका टाइम वेस्ट हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है। वैसे ही हम इग्नू से परेशान हैं और अगर इसमें फेल हो जाते हैं तो और परेशान हो जाएंगे। एक्चुअली क्या, मेरा 2-3 दिन का गैप आ गया, मैं थर्ड ईयर की एग्जाम दे रहा हूँ, तो 2-3 दिन का गैप था मेरे में, तो मैंने सोचा कि इसमें इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। उसके बेसिस पर आप न्यूमेरिकल्स के आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। अब हम बात करने वाले न्यूमेरिकल्स की, तो मैं आपको बता दूं कि जो इलिस्ट्रेशंस होते हैं बुक में, उन्हीं को एग्जाम में पूछा जाता है। मतलब कि अगर आपने किसी भी पेपर को उठा के देखोगे तो जो एग्जाम्पल दिया गया है किसी चैप्टर में या बुक में, उसको एग्जाम क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स थे, शॉर्ट एग्जाम्पल, उनको यहाँ पर डिस्कस किया है। अब देखो, सिंपल है कि मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को छोड़ा है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर नहीं सकता। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा, ठीक है, या जो पहले एग्जाम में जिस टाइप का आया है उससे रिलेटेड मैंने इसमें पूछा है। अब उसमें क्या होता है कि अब जब आपको नॉलेज मिल जाएगी कि ये न्यूमेरिकल्स मैंने पहले पढ़ा है और उसके टाइप का कोई न्यूमेरिकल आ जाता है एग्जाम में, तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये मत बोलना कि सर आपकी PDF से नहीं आया। ऐसे इस टाइप का आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं, लेकिन ये आएगा इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या है, कंप्यूट एग्रीकल्चर इनकम। आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर इनकम को कंप्यूट करना है। ब्लॉक वन का है, ठीक है। इसमें पहला दिया गया है सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर, मतलब कि जो एग्रीकल्चर से सेल हुआ है, जो गुड्स या सामान बेचा है, वो कितने का बेचा है, 1,17,000 का, ठीक है। ये तो इसकी इनकम हो गई। उसमें क्या आया है, डिप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट, जो उसमें इक्विपमेंट यूटिलाइज किए गए, जैसे ट्रैक्टर हो गया या फिर कोई मशीनरी हो गई, जो उसमें इक्विपमेंट यूटिलाइज किए गए थे, उसमें डेप्रीसिएशन कितने का है, 7,000 का है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, इसको हम इनकम में से घटाएंगे। उसके बाद तीसरा क्या है, लेबर चार्जेस। अब भाई आपने काम कराया है अपने एग्रीकल्चर फील्ड में, तो लेबर भी लगाई होगी, मजदूर लगाए होंगे, मजदूर की जो चार्ज है वो तो आपको देना पड़ेगा, तो 25,000 इसका। फिर कॉस्ट ऑफ सीड्स, जो सीड आपने डाले थे उसमें उनका कॉस्ट, वो भी आपको माइनस करना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो आपने फर्टिलाइजर्स डाले उसको भी माइनस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने हैं, 13,000। तो हमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, हमें क्या निकालना है, एग्रीकल्चर इनकम निकालनी है। तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चर इनकम कंप्यूट कैसे करते हैं। पहला, सेल प्रोसीड्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसीजर 1,17,000 का हुआ है, उसमें से लेस करेंगे एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या क्या है, डिप्रीसिएशन ऑफ इक्विपमेंट 7,000 का है, लेवल चार्जेस 25,000 की है, कॉस्ट ऑफ सीड्स 5,000 का है, कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर 3,000 का है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 13,000 के हैं। तो 7, 25, 5, 3 एंड 13, इन सबको जोड़ के अगर हम 1,70,000 में से माइनस कर देंगे तो हमारी एग्रीकल्चर इनकम आ जाएगी 1,17,000। आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि एग्रीकल्चर इनकम कैसे निकालते हैं। तो इसके बेसिस पर क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब देखो, सिंपल सा है कि न्यूमेरिकल्स से न्यूमेरिकल्स को समझाने में समझने में दोनों में टाइम लगता है। तो देखो, वीडियो अगर लेंदी हो जाए तो ये मत बोलना सर इतना लंबा वीडियो क्यों कर दिया, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूं तो मैं चाहता हूं कि आपको समझ में आए। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, मुझे उसको समझाना पड़ेगा। तो पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो देखना भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। तो इसमें है मिस्टर रामाकृष्णन ड्राइव्स इनकम फ्रॉम ईस्टेट इन कॉफी, मतलब कॉफी से वो क्या कर रहा है, इनकम ड्राइव करता है। उसमें रबर है और टी है, मतलब तीन चीजें हैं, कॉफी, रबर एंड टी। ही ऑल्सो हैज नर्सरी, इसमें क्या है, इसके पास नर्सरी भी है। नर्सरी मतलब कि जहां पर प्लांटेशन होता है, छोटे छोटे प्लांट्स दिए जाते हैं लोगों को लगाने के लिए। वेयर इन ही ग्रोस प्लांट्स, क्या करता है, प्लांट्स को ग्रो करता है। एंड सेल फॉर द प्रीवियस ईयर एंडिंग 35 मार्च, और उसने क्या किया, उनको बेचा प्रीवियस ईयर में जो कि 35 मार्च को एंड हो गया था। अब क्या करना है आपको, कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको असेसमेंट ईयर में कितना टैक्सेबल इनकम आपका हुआ है, आपके जो आपने बिजनेस किया है या कुछ भी किया है उससे वो आपको कंप्यूट करना है। मतलब उसमें आपको टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करना है। अगर क्वेश्चन आता है टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करने का, तो देख लो कैसे करना है। बात करते हैं इसमें, तो आपको दिया गया मैन्युफैक्चर ऑफ रबड़, उसने 8,50,000 की क्या की है, रबड़ मैन्युफैक्चर की है। सेकंड है मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफी ग्रोन एंड कर्ड, जो उसने कॉफी को ग्रो किया और कर्ड किया है, उसको 2,50,000 की है। मैन्युफैक्चर ऑफ टी,
चाय का मैन्युफैक्चरर उसने किया है 3,50,000 का, और उसने जो प्लांट्स बेचे नर्सरी में से वो है 1,00,000 रुपीज़ के। अब आपको टैक्सेबल इनकम मतलब कि उसकी जो इनकम हुई है उसमें से कितनी टैक्सेबल है, कितने पे टैक्स लगने वाला है वो बताना है। तो इसमें देखो क्या करते हैं कि जो कॉफ़ी है, रबड़ है और टी है, इनकी अलग अलग टैक्स लगता है। जैसे मैं बात करूँ कॉफ़ी की तो उस पर 25 का टैक्स लगता है, ठीक है। किसमें, जैसे कॉफ़ी आप उसे बनाते हो फिर बेचते हो उसको, तो 25 आपकी इनकम का 25% आपको टैक्स में देना पड़ता है। और जो मैन्युफैक्चर है रबड़ का उसमें 35 जो इनकम होती है वो टैक्स में देना पड़ता है। और जो आपकी टी है जितना भी आपका जो हुआ है, मतलब जितना भी आपका प्रोडक्शन किया है उसकी जो 40% इनकम है वो आपकी टैक्स के लिए होती है, मतलब कि उसमें से आपको टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ कॉफ़ी ग्राउंड एंड कर्ड। 25% ऑफ इनकम सॉल्व भी बिजनेस इनकम, इसमें 25% जो इनकम है कॉफ़ी की उस पर क्या होगा, टैक्स लगेगा। तो हम निकाल लेंगे, तो हमें पता है कि इसकी जो कॉफ़ी हुई थी वो 2,50,000 की हुई थी। 25% निकालेंगे, परसेंट कैसे निकालते हैं, 25/100 इंटू 2,50,000। तो अगर इसको काटोगे तो आपका आ जाएगा 62,500, ठीक है। सेकेंड है रबड़ का 35,000 जो उसकी इनकम है उस पर टैक्स लगेगा। तो हम क्या करेंगे, रबड़ की जितनी भी इनकम थी उसमें 35% हम उसका निकाल लेंगे। रबड़ की कितनी थी, रबड़ की थी आपकी 8,50,000। तो जब आप 8,50,000 का 35% निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 2,97,000। वैसे ही आप क्या करोगे, टी का निकालोगे, टी की जो इनकम होती है उसका 40% पे आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 40% निकाल लोगे किसका, जो टी की टोटल इनकम है कितनी है, 3,50,000 है। 3,50,000 का 40,000 निकालोगे तो आंसर आ जाएगा 1,40,000। अब बात करते हैं प्लांट्स की सेल पर, तो भाई उसमें टैक्स नहीं लगता, उसको एग्जेम्प्ट किया जाता है, उस पर टैक्स नहीं लगता, 1% भी इनकम पे टैक्स नहीं लगता। तो उसने नर्सरी से जो पैसा कमाया है प्लांट्स को बेच के उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो जो टैक्सेबल इनकम है वो आप जोड़ लो, 60,500, 2,97,000 और 1,40,000, इन तीनों को जोड़ लोगे तो आपकी टैक्सेबल इनकम निकल आएगी। आई थिंक आपको ब्लॉक वन के जो न्यूमेरिकल्स है वो समझ में आ गए होंगे। ब्लॉक वन से 2 टाइप के न्यूमेरिकल्स थे, मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं ब्लॉक 2 की सैलरीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपको एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा, तो इनको समझ लो, ठीक है। अब मैंने इसमें क्या किया है कि इसमें जो क्वेश्चन मिलता है 20 मार्क्स का मिलता है। अब देखो कंफ्यूजन क्या है कि जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग का जो फॉर्मेट था पेपर का वो चेंज हुआ है, आपने देखा होगा एग्जाम पेपर का। पहले थ्योरी और न्यूमेरिकल्स एक साथ पूछे गए थे, और अब क्या है कि 2 सेक्शन में बांट दिया गया। 40 जो मार्क्स की थ्योरी है, 60 मार्क्स का आपको न्यूमेरिकल्स है। 60 मार्क के न्यूमेरिकल्स में कभी कभी क्या होता है कि 2 पार्ट्स में देते हैं, ए और बी, उसमें 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन देते हैं। तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और जो 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है बड़ा क्वेश्चन होता है, जिसमें बेसिक क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग पे उसके बेस पर एक बड़ा क्वेश्चन बनाया जाता है। तो मैंने यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है ब्लॉक 2 का वो है, श्री ओमकार नारायण एक इंसान है, वाज एम्प्लॉयड इन अ कंपनी, किसमें, एक कंपनी में एम्प्लॉयड है। ही टुक वॉलेंट्री रिटायरमेंट, उसने क्या किया, रिटायरमेंट ले लिया। कैसा वॉलेंट्री, ऑन 1 दिसंबर 2020, 1 दिसंबर 2020 को उसने वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया। आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर ऑफ सर्विस, 25 साल काम करने के बाद उन्होंने क्या किया, रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। और 1 जनवरी 2020 पर जो उनकी सैलरी थी वो 8,000 पर एनम थी। आफ्टर एडिंग द एनुअल इंक्रीमेंट, जो उनको इंक्रीमेंट मिलता है एनुअल, उसको जोड़ने के बाद जो उनकी लास्ट सैलरी थी कितनी थी, 8,000 पर मंथ थी। इन दिस कंपनी 2 मंथ्स लीव अकर्ड एवरी ईयर, मतलब उन्हें 2 महीने की लीव दी जाती है हर साल। जैसे हम पूरी साल की लीव जोड़ लें तो उनको 2 महीने मतलब 60 दिन की लीव दी जाती है। एग्जाम्प्ट रिगार्डिंग इनकेसमेंट ऑफ अर्नड लीव फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको इसमें बताना है कि कितनी जो इनकैशमेंट है उन्होंने लीव से अर्न किया है, ठीक है। जो उनका कैश है वो लीव से कितना अर्न हुआ है, जो उनकी लीव है उस पर कितना पैसा अर्न किया है वो आपको बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल लीव अवेल ड्यूरिंग सर्विस, उनको जो टोटल लीव मिली है, ए को मिली है 10 मंथ्स, बी को मिली है नील, सी में मिली है 30 मंथ। मतलब 3 कैटेगरी आपको दी गई है, जिसमें एक कैटेगरी उसमें 10 मंथ्स की दी गई है, बी में नहीं मिली कोई भी, मतलब उन्होंने अवेल्ड की है, उन्होंने अपनी सर्विस में 10 मंथ की क्या है लीव पहले ले चुके हैं। जो लीव का जो मिलता है ना 10 मंथ, उन्होंने पहले से ही उसको यूटिलाइज कर चुके हैं। बी में उन्होंने एक भी नहीं किया, सी में 30 महीने की है, ठीक है। एक्चुअली रिसीव्ड अमाउंट, उनको पैसा कितना मिला है, तो RS 2,40,000 रुपये मिला है, किसका, लीव का, ठीक है। उसके बाद 3 लाख मिला है और सी पे है 1,20,000 मिला है। इतना हमें दिया गया है। हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो सोल्यूशन कैसे करना है। एवरेज सैलरी आपको दी गई है 8,000 पर मंथ, ठीक है, ऊपर दिया गया है। अप्रूव्ड पीरियड ऑफ अर्नड लीव, मतलब कि आपको कितने पीरियड आपको लीव मिली है। तो देखो सिंपल सा है कि जो
अब जब आपका टैक्सेशन होता है सैलरी का, ठीक है, तो उसमें हर मतलब साल का 30 दिन लिया जाता है लीव। उसमें क्या बोला गया था, क्वेश्चन में क्या था पहले ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में बोला गया था कि इसमें आपको 2 महीने, हर साल 2 महीने आपको लीव ग्रांट की गई है, लेकिन जब आपका जो टैक्सेशन होगा, जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बस 30 दिन मतलब 1 महीने लिया जाता है। तो ईयर ऑफ सर्विस पता था आपको 25 है, 25 और 1 महीने आपकी लीव है, तो आपको 25 मंथ्स की क्या मिली है, आपको लीव मिली है। ठीक है, जो आपकी लीव है जो आपने अर्न की है वो कितनी है, 25 मंथ्स की है, जो अप्रूव्ड होगी। क्यों, वैसे आपको मिली कितने की, आपको मिली है 50 महीने की। क्यों मिली है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया गया है, देखो कहाँ पे दिया गया है, 2 मंथ्स लीव अकर्ड एवरी ईयर, 2 महीने की लीव आपको दी जाती है, लेकिन जब आपका अप्रूव्ड होगा तो आपकी सिर्फ 1 महीने मतलब 30 दिन की लीव जोड़ी जाती है, इसलिए हमें 25 मंथ्स की क्या है यहाँ पे लीव अर्न हुई है। अब बात करते हैं द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट। अब नीचे वाले जो 3 अमाउंट दिए गए उनमें से एक अमाउंट क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह पूछा गया कि जो अमाउंट एग्जेम्प्ट है, जो लीव में अर्न किया गया उसमें से कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा जिसपे आपको टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें देखो अब हम देखेंगे कौन कौन सा अमाउंट लीव वाला एग्जेम्प्ट होगा। तो पहला है सैलरी फॉर 10 मंथ्स ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी। जो आपकी एवरेज सैलरी है 8,000 की, उसके बेसिस पे 10 महीने की सैलरी तो 80,000। ठीक है, बी की भी कितनी आ जाएगी 80,000, सी की भी कितनी आ जाएगी 80,000, क्योंकि तीनों कैटेगरी में इंसान एक है जो 8,000 रुपये कमाता है। अब बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट, इसकी एक सेट होती है लिमिट। देखो जब भी सैलरी की बात करते हैं लिमिट सेट होती है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, तो 3 लाख रुपीज़ सेट होती है, तो 3 लाख 3 लाख तीनों में आ जाएगा। अब बात करते हैं एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, तो इसको रिसीव हुआ था लीव से 2,40,000, उसको हुआ था 3 लाख, और तीसरे वाले को हुआ था 1,20,000, तो हमने उसको भी लिख दिया। और जो चौथा है, ये 4 कैटेगरीज है, इनमें से सबसे जो कम होता है उसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं। ध्यान रखना, इनमें से सबसे जो कम होता है उसको हम क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। आगे फिर बताऊंगा आगे वाला जो कैटेगरी वो है। तो जो एग्जेम्प्ट समझ लो कि जिस पर टैक्स नहीं लगता वो कौन सा होता है, जो 4 कैटेगरीज है इनमें सबसे कम होगा। अब बात करते हैं चौथे की, तो उसमें क्या करते हैं हम, सैलरी फॉर द पीरियड रिमेनिंग आफ्टर डिडक्शन लीव अवेल्ड फ्रॉम द अप्रूव्ड पीरियड। मतलब कि ऐसे कितने पीरियड हैं जिन पर अभी लीव आपको नहीं दी गई है, ऐसे पीरियड को हम क्या करेंगे, टोटल जो लीव मिलने वाली थी उसमें से जो पीरियड आप पहले लीव ले चुके हो जितने पीरियड्स की, उसको माइनस करेंगे। तो आपने बोला कि सर देखो टोटल जो लीव हमें अप्रूव की गई 25 मंथ की है, और हमने लिया कितना है, ए ने लिया 10 मंथ मतलब 15 मंथ उसके बचे हैं, बी ने नहीं लिया मतलब उसके पूरे 25 मंथ बचे हैं, और सी ने लिया 30 मंथ मतलब उसको नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो 25 से ज़्यादा मंथ की लीव अवेल्ड कर चुका है। ठीक है, अब 30 मंथ उसने कैसे कर ली, क्योंकि उसकी टोटल लीव 50 मंथ की, अप्रूव्ड 25 मंथ की जा रही है। ध्यान रखना, टोटल लीव कितना की थी, 50 मंथ की थी, अप्रूव्ड 25 मंथ की जा रही है, क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग 30 डे मतलब 30 डेज पर ईयर आपको लीव ग्रांटेड की जाती है, जब बाद में आपका टैक्स जब टैक्स लगता है तब। ठीक है, ये रूल है, तो उसके अकॉर्डिंग 30 मंथ की वो ले चुका है, उसको कुछ नहीं मिलने वाला। अब देखो यहाँ पे हम देखते हैं, तो सैलरी पीरियड कितना बचा है, 15 मंथ इसका बचा है, 8,000 का गुणा करेंगे क्योंकि सैलरी उसकी 8,000 की है, तो उसका हो जाएगा 1,20,000। ठीक है, और जो 25 मंथ वाला है उसकी भी 8,000 है, 2 लाख रुपए हो जाएगा। तीसरे को भैया नहीं मिलने वाला क्योंकि वो एक्स्ट्रा लीव ले चुका है। ठीक है, या उसके बराबर है या उससे एक्स्ट्रा है तो भैया नहीं मिलता, उसका जीरो है। अब देखो इसमें एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या होगा, हम चारों में बात करेंगे चारों कैटेगरीज में, तो इसमें आ रहा है 1,20,000, इसमें आ रहा है 2,40,000, इसमें 3 लाख, उसमें 80,000। मैंने क्या बोला था, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट, तो लीस्ट कौन सा है 80,000, इसमें भी कौन सा है 80,000, इसमें नहीं मिलेगा, इसमें एग्जेम्प्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसकी यहाँ पे क्या है, निल है, वो पहले से ही पूरी लीव का पैसा ले चुका है जितनी ग्रांट की जाती है। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट। अब जो मैं आपको बताने वाला था पहले वो होता है टैक्सेबल अमाउंट, मतलब एग्जेम्प्ट तो आपने कर दिया, टैक्सेबल क्या होगा, तो देखो जो उसका एक्चुअल अमाउंट अर्न है कितना है, 2,40,000 है, उसमें से हम क्या करेंगे 80,000 को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उस पर टैक्स लगने वाला है। तो नीचे मैंने दिया है समझाने के लिए, ये आपके क्वेश्चन के नहीं है, मैंने अलग अलग से समझाया है। इफ बी हैड टू फाइंड टैक्सेबल अमाउंट ऑफ लीव, मतलब हमें टैक्सेबल अमाउंट फाइंड करना है किसका, लीव का, तो टैक्सेबल अमाउंट ऑफ अर्नड लीव इज इक्वल टू एक्चुअल अमाउंट रिसीव, मतलब एक्चुअल में अमाउंट कितना रिसीव हुआ है माइनस द एग्जाम्प अमाउंट। तो हमने देखा टैक्सेबल अमाउंट कितना है, ए का 2,40,000 से मैंने से 80,000 घटा देंगे, 1,60,000 आ गया। 3 लाख था बी का एक्चुअल अमाउंट, उसमें से 80,000 घटाएंगे तो 2,20,000 आ गया। भाई सी को तो एग्जाम्प्ट मिला ही नहीं है, तो उसका 1,20,000 जो भी एक्चुअल अमाउंट था वो पूरा का पूरा उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर ब्लॉक 2 का क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा आई थिंक। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो है मिस्टर मरुदर इज गेटिंग अ पेंशन। अब देखिए पेंशन वाला है, सैलरी में ही होता है, पेंशन का भी आता है, परक्यूसाइड्स का भी आता है, उसके बाद ग्रेट्युटी का भी आता है। ठीक है, हम सब चीज़ देखेंगे अभी। तो मिस्टर माथुर हैं,
मधुर है, मिस्टर मधुर, सॉरी मधुर, माथुर माथुर आ जाता है ना, वो मूवीज में आते हैं माथुर बड़े लोग तो उन्हीं की वजह से आ जाता है माथुर। मिस्टर मधुर है इज गेटिंग अ पेंशन RS 4000 पर मंथ, उनको 4000 रुपये पर महीने मिल रहा है फ्रॉम अ कंपनी, किससे, कंपनी से पेंशन दी जा रही है। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही गॉट 2/3 पेंशन कमिटेड, मतलब प्रीवियस ईयर में उसने 2/3 अपनी पेंशन का क्या किया था, कमिटेड कर ली थी, और उनको जो रिसीव हुआ था उसका 2/3 कितना था, 1,86,000, मतलब उन्होंने अपनी पेंशन 2/3 निकाल ली थी। मतलब कि अगर उसके 3 हिस्से हैं पेंशन के तो उसमें से 2 हिस्से निकाल लिए, जैसे 3 लाख है तो कितना निकाल लिया, 2 लाख निकाल लिया, ठीक है। तो 2 जो हिस्से थे उसका अमाउंट कितना है, 1,86,000। अब आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है एग्जेम्प्टेड अमाउंट। पहला है ही ऑल्सो रिसीव ग्रेट्युटी, इनमें 2 कैटेगरी होती है, जब उसको ग्रेट्युटी मिलती है और जब उसको ग्रेट्युटी नहीं मिलती, ठीक है। ग्रेट्युटी क्या होती है आगे हम समझेंगे, मैंने इसमें शायद इसकी डेफिनेशन दी रखी है, तो मैं तभी समझाऊंगा क्या होता है, इससे आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ऐसा समझ लो कि एक ऐसा अमाउंट होता है जो कंपनी क्या करती है, रिटायरमेंट के बाद उस इंसान को लंप में देती है, किसमें, लंप में, मतलब बहुत सारा उसकी जो सर्विस है उसकी वजह से उसको एक लंप में क्या दिया, अमाउंट दे दिया गया, जो कि पहले उसकी सैलरी से कटता रहता है, ठीक है। इतना समझ लो, अभी बाद में समझेंगे। तो आपको बताना है कि उसका एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितना है जो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। पेंशन जब आपकी टैक्सेबल होगी तो उसमें से कौन सा अमाउंट ऐसा है जो एग्जेम्प्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, मिस्टर माथुर इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कैसा है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट दो बेसिस पे टैक्सेशन होता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट वाला होता है उस पर टैक्स नहीं लगता, नॉन गवर्नमेंट पे टैक्स लगता है। तो टैक्स फ्री कम्प्यूटेड पेंशन इन इज केस इज एज बिलो, तो जो टैक्स फ्री है पेंशन जिस पर टैक्स नहीं लगेगा वो कौन सी है, नीचे देखते हैं। पहली 2 मैंने बोला 2 कैटेगरी है, एक तो जो तब जब उसे ग्रेट्युटी मिलती है, तो जब ग्रेट्युटी मिलती है तो हम कैसे निकालते हैं, कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ 2/3 पेंशन दी गई है क्वेश्चन में 1,86,000, इससे हम क्या करेंगे, फुल पेंशन निकाल लेंगे। देखो निकालने के 2 तरीके हैं, जब 1,86,000 कितने हैं, 2 पार्ट है तो 3 पार्ट का निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करो आप, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ फुल पेंशन इज इक्वल टू फुल पेंशन इंटू 2/3, 2/3 हिस्सा किसका है, फुल पेंशन का, बराबर कितना, 1,86,000। तो फुल पेंशन कैसे निकलेगी, जब हम 1,86,000 में 3/2 से गुणा करेंगे, उसका उल्टा कर दो तो फुल पेंशन निकल आएगी, ठीक है। तो उसमें 3/2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगी 2,79,000, ये फुल पेंशन है। अब उसमें क्या हुआ, व्हेन रिसीव ग्रेट्युटी, जब आपको ग्रेट्युटी मिलती है तो जो कम्यूटेशन इन पेंशन होती है, जो एग्जेम्प्ट की जाती है, वो क्या होता है, फुल पेंशन का 1/3 होता है। अब सर ये 1/3 कहाँ से आया, देखो जब आपके माइंड में आएगा, जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो आपको क्या लगेगा कि 3 पार्ट थे, 2 पार्ट तो उसने पहले कंप्यूट कर ली, बचा 1 पार्ट उसको निकाल दिया गया होगा। ऐसा नहीं है, ये आपके रूल्स में दिया जाता है कि जब वो उसको ग्रेट्युटी मिलती है तो हम पूरी पेंशन का 1/3 एग्जेम्प्ट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही। और जब क्या बोलते हैं, ग्रेट्युटी नहीं मिलती है उसमें क्या होता है हम आगे समझेंगे। तो 1/3 क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो हम क्या करेंगे, जो जितनी भी टोटल इनकम है, टोटल पेंशन है, उसका 1/3 निकालेंगे। तो हमने 2,79,000 मतलब 2,79,000 2,79,000 का 1/3 निकाला, 93,000 रुपीज़ आ गया। अभी ये क्या है, ये एक आपका एग्जेम्प्ट अमाउंट है। वहीं पे अगर आपसे पूछा जाए टैक्सेबल अमाउंट क्या होगा, तो मैंने बताया है कि जो टोटल है, टोटल कितना था, 1,86,000 जो उसने क्या किया था, कंप्यूटेड वैल्यू है। तो 1,86,000 में हम क्या करेंगे, 93,000 को माइनस कर देंगे, तो 93,000 आपका आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बी का, व्हेन मिस्टर मधुर डज नॉट रिसीव ग्रेट्युटी, जब ग्रेट्युटी नहीं मिलती है तो वही 2/3 इसको पेंशन मिली है तो उसका पूरा निकाल लो, कितना आ जाएगा, 2,79,000, मतलब 2,79,000, 79 नहीं, 89 नहीं, 79, सॉरी 79,000, ठीक है। अब बात करते हैं व्हेन ग्रेट्युटी नॉट रिसीव्ड, जब उसे ग्रेट्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 पेंशन का एग्जाम किया जाता है। देखो जब ग्रेट्युटी मिलती है तो कितना करते हैं, 2/3 करते हैं, और जब ग्रेट्युटी नहीं मिलती है, जब ग्रेट्युटी मिलती है तो 1/3 करते हैं, और जब ग्रेट्युटी नहीं मिलती है तो 1/2 पेंशन को हम क्या करते हैं, एग्जाम्प्ट करते हैं, ठीक है। अब क्यों इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, उसमें हम कम कर रहे हैं, इसमें ज़्यादा क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जब आपको ग्रेट्युटी मिल रही है, आपको पहले से बेनिफिट मिल रहा है तो जो आपको छूट है वो आपको कम कर दी जाती है, जो आपको ग्रेट्युटी नहीं मिल रही है तो आपकी छूट बढ़ा दी जाती है, इसमें आधी आपकी छूट बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। सो जो कंप्यूटेड वैल्यू है पेंशन की कितनी आ जाएगी, 2,79,000 का हम 1/2 निकालेंगे तो आपका 1,39,500 रुपये आ जाएगा, 1,39,500 रुपीज़ आपकी ऐसी वैल्यू है जिसको एग्जाम्प्ट किया जा रहा है। टैक्सेबल अमाउंट निकालना है तो भाई 1,86,000 में से 1,39,500 को माइनस करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा 46,500। आप
आई थिंक आपको ये पेंशन वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसमें दो टाइप की कैटेगरी आती है, एक जब ग्रेजुटी रिसीव होती है और एक जब ग्रेजुटी रिसीव नहीं होती। जब ग्रेजुटी रिसीव होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, जो पेंशन है जितना पार्ट उसने पहले कम्यूट कर लिया उसका पहले आप फुल पेंशन निकालोगे। वो कैसे निकालते हैं मैंने आपको समझा दिया क्वेश्चन में, अगर समझ में नहीं आया फिर भी देख लो, अगर समझ में नहीं आया तो देख लो। यहाँ पे क्या करते हैं हम, फुल पेंशन इंटू 2/3 जो पार्ट आपने निकाल लिया है इज इक्वल टू 1,86,000, ठीक है। अब फुल पेंशन निकालोगे तो ये उस तरफ पहुंच जाएगा। जब उस तरफ आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2/3 डिवाइड में आएगा, मतलब उल्टा हो जाता है डिवाइड करते टाइम, तो हो जाएगा 3/2। तो ऐसे निकल आती है आपकी फुल पेंशन। और जब ग्रेजुटी होती है, ठीक है, तो आपको 1/3 से गुणा करना पड़ता है एग्जाम्प्ट इनकम निकालने, एग्जाम्प्ट पेंशन निकालने के लिए। और जब ग्रेजुटी रिसीव नहीं होती है तो आपको 1/2 से करना पड़ता है। ये था क्वेश्चन, आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब वो आपको फीलिंग्स नहीं आएगी समझने वाली जो बोर्ड पे समझाते हैं, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है तो इसलिए मैंने क्वेश्चंस को लिख के तो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ट्राई करना कि समझ में आ जाए। अब इसमें यह भी नहीं आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाए कि आप इसमें महारत हासिल कर लो, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि एक दिन में क्या ही समझोगे न्यूमेरिकल्स को 1-2 दिन में। तो जितना आपको समझ में आ सकता है उसके बेसिक पे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, मिस्टर शकील इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्सिस लिमिटेड। एक शकील नाम का बंदा है जो कि एम्प्लॉय है किसका, एक्सिस लिमिटेड एक कंपनी है उसका। ही रिसीव्स RS 5 लाख एज ग्रेजुटी। उसने क्या, उससे ग्रेजुटी मिली है कितनी, 5 लाख की। एज पर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, जो प्रोविजन ऑफ पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 उसके अकॉर्डिंग उसको 5 लाख की क्या दी गई, ग्रेजुटी दी किसकी तरफ से, कंपनी की तरफ से, ठीक है। ही रिटायर्ड ऑन 31 मार्च, उसने क्या किया, रिटायरमेंट ले लिया 35 मार्च को, कब, 2021 में। आफ्टर डूइंग सर्विस फॉर 27 ईयर्स एंड 9 मंथ, 27 साल और 9 महीने। यहाँ पे 9 महीने दिया है, मतलब इसका कुछ ना कुछ तो यहाँ पर रोल प्ले होने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के टाइम हिज मंथली सैलरी वाज RS 70,000। रिटायरमेंट के टाइम उसकी जो मंथली सैलरी कितनी थी, 17,000 रुपये थी। कैलकुलेट द टैक्सेबल ग्रेजुटी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शकील फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। अब पहले आपने पेंशन को कैलकुलेट किया था, अब आप किसको कर रहे हो, ग्रेजुटी को कैलकुलेट कर रहे हो। कौन सी, टैक्सेबल, एग्जाम्प्ट नहीं, टैक्सेबल। अब देखो, बिफोर सॉल्विंग क्वेश्चन लेट्स लर्न थ्योरी। देखो मैंने बोला थ्योरी बहुत जरूरी है, अगर मैं आपको थ्योरी नहीं समझाता तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। तो पहले थ्योरी समझ लेते हैं। ग्रेजुटी क्या है, ग्रेजुटी इज अ लंप सम दैट अ कंपनी पेज व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स एन ऑर्गेनाइजेशन। मैंने बताया था जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है किसी भी संस्था को तो कंपनी क्या करती है, उसको एक लंप मतलब कि इकट्ठा एक पैसा देती है, उसे हम बोलते हैं ग्रेजुटी, ठीक है। एंड इज वन ऑफ द मैनी रिटायरमेंट बेनिफिट्स, और ये एक उन बेनिफिट्स में से है जो कंपनी रिटायरमेंट के दौरान देती है किसको, अपने एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब इसमें कैटेगरी है, ए है इन द केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, मतलब कि जो भाई सरकार के दामाद होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले, उन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता किसी भी ग्रेजुटी पे, ठीक है। अब बात करते हैं इन द केस ऑफ एम्प्लॉयज़ कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, मतलब कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो कि ग्रेजुटी एक्ट 1972 के अंतर्गत कवर्ड किए गए, मतलब कि नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, उन पे क्या क्या लगता है, ठीक है। तो जो नीचे 3 कैटेगरी दी गई है इनमें से जो लीस्ट होगी, मतलब सबसे कम होगी, उस पर क्या होगा, उनको वो एग्जेम्प्ट किया जाता है। 3 कैटेगरी में सबसे कम वाली को क्या किया जाता है, एग्जेम्प्ट किया जाता है। तो बात करते हैं कैटेगरीज की। पहला है 15 डेज और 7 डेज सैलरी, मतलब 15 दिन की सैलरी। तो 15 दिन की सैलरी कैसे निकालते हैं, सैलरी ऑफ लास्ट मंथ ड्रॉन, जो उसका लास्ट मंथ है जिसमें उसको सैलरी जो लास्ट मंथ की मिली थी उसमें 15/26 से गुणा करने पर आपको 15 दिन की सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो पहला क्या करोगे आप, जो सैलरी उसने लास्ट महीने ड्रॉ की है, ड्रॉन मतलब उसने जो सैलरी उसको प्राप्त हुई है उसमें 15/26 का गुणा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। दूसरा कैसे निकालते हैं, 20 लाख का मैक्सिमम अमाउंट है, ठीक है। पहले था, मतलब पहले 10 लाख का था, इसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया, मतलब 20 लाख रुपए इसका मैक्सिमम अमाउंट है। अगर कोई धन 20 लाख से कम है, ठीक है, तब तो उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा, और 20 लाख से ज़्यादा है तो 20 लाख को एग्जेम्प्ट किया जाएगा, इसलिए एक मैक्सिमम अमाउंट रखा जाता है, ठीक है। तीसरा है एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड, मतलब कि जो एक्चुअल में ग्रेजुटी उसको रिसीव्ड कितनी हुई है। तो 3 कैटेगरी में सबसे जो कम होगा, लीस्ट होगा, उसको हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे, उस पर हम टैक्स नहीं लगाएंगे, वो अनटैक्सेबल ग्रेजुटी होगी। और जो बचा हुआ धन है वो कैसा होगा, टैक्सेबल ग्रेजुटी होगी, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, देखते हैं, क्वेश्चन को समझेंगे। एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972, 2 टाइप केस में भी है, एक एम्प्लॉय जो ग्रेजुटी एक्ट के अंदर कवर्ड है और एक ऐसे जो कवर्ड नहीं है। उनमें क्या है,
पहले हमने निकाला था 15 मंथ की, इसमें क्या करते हैं, इसमें 1/2 का निकालते हैं, ठीक है, इसमें यही डिफरेंस है। पहले वाले 15 मंथ की निकालते हैं, इसमें 1/2 मतलब आधे महीने की निकालते हैं। तो उसको कैसे निकालते हैं, आधे महीने की जो आपकी लास्ट मंथ की सैलरी है उसमें 1/2 का गुणा कर देना, आपकी सैलरी निकल आएगी। और दो वही कैटेगरी है, तो दो कैटेगरी थी यहाँ पे। जो ग्रेजुटी एक्ट में शामिल थे उनके लिए 15 दिन का था, 20,000 मैक्सिमम, 20 लाख मैक्सिमम अमाउंट था, और एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड थी। कुछ लोग बोलेंगे सर 10 लाख का है, 10 लाख भाई पहले था, इस बार 20 लाख, तो मैंने दोनों लिख दिया। पहले 10 लाख था, उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया, बुक में आपके 20 लाख ही दिया गया है, ठीक है। तो मैं इसको रीचेक करता रहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं जिससे कि डाउट में ना रहो। अब बात करते हैं कंप्यूट ईयर। अब देखो कंप्लीटेड ईयर कैसे निकालते हैं। अब इसमें भी दो टाइप से निकालते हैं कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। तो पीरियड ऑफ फुल ईयर ऑफ सर्विस एनी फ्रैक्शन ऑफ द ईयर इज इग्नोर्ड। इसमें क्या होता है कि जो पीरियड होता है फुल ईयर सर्विस का, ठीक है, उसको लिया जाता है। अगर कोई फ्रैक्शन है उसको क्या करते हैं, हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो कैटेगरी है, उनको आगे देखेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारा था उसको देखते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, मिस्टर शकील इज एन एम्प्लॉय ऑफ एक्सिस लिमिटेड, रिसीव्स 5 लाख की, इसको क्या मिली है, ग्रेजुटी मिली है, ठीक है। उसके बाद क्या था कि उसने 27 साल 9 मंथ मतलब 27 साल 9 महीने उसने ड्यूटी की है, ठीक है। रिटायरमेंट के टाइम उसको 17,000 की सैलरी दी गई थी। तो सैलरी आप निकालोगे, इसमें से गुणा करोगे, 17,000 में से करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द टैक्सेबल ग्रेजुटी इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर शकील फॉर असेसमेंट ईयर। तो आपको टैक्सेबल ग्रेजुटी को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखो क्या है, एज ग्रेजुटी एज पर द प्रोविजन ऑफ पेमेंट ग्रेजुटी एक्ट। तो उसने ग्रेजुटी एक्ट के अंतर्गत उसको मतलब वो उसके अंडर आ रहा है। तो हमने अभी कौन सा पढ़ा था, ये वाला, कहाँ रहा ये वाला, एम्प्लॉयज़ नॉट नहीं, कवर्ड वाला पढ़ा था, कवर्ड वाले जो उसमें कवर्ड थे। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने वाले। तो सैलरी जो उसकी है 27,000 की, उसमें हम 15/26 का गुणा करेंगे पहला, दूसरा 20,000, और तीसरा एक्चुअल ग्रेजुटी रिसीव्ड कितनी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कितनी मिली है, 5 लाख की मिली है, ठीक है। जो इनमें से जो अमाउंट है जो सबसे कम होगा भाई वो होगा एग्जेम्प्टेड अमाउंट। तो देख लेते हैं आंसर इसका, ठीक है। तो 15 दिन की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कितनी है भैया, कंप्लीटेड ईयर इज 28 बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मंथ इज मोर देन 6 मंथ। देखो पहला क्या था, जो ये वाला केस था, कौन सा वाला मैंने बताया था अभी, इसमें एक और कैटेगरी है। जो ये था कि जब कवर्ड नहीं होता है तब जो आपके एक्स्ट्रा मंथ फ्रैक्शन वाले मंथ उनको इग्नोर कर दिया जाता है। जब कवर्ड होता है, ठीक है, तो हम उनको इग्नोर नहीं करते, उनको हम क्या करते हैं कि 6 महीने से अगर ज़्यादा है तो उसको पूरा 1 साल मान लेना। जैसे 27 ईयर 9 मंथ था तो उसको 20 ईयर 8 कंसीडर करेंगे, क्यों, क्योंकि 9 महीने हैं, 6 महीने से ज़्यादा है। और जब 6 महीने से कम होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं 27 पे लिया। जैसे होता है 27 ईयर्स 5 मंथ्स, तो हम क्या करते हैं उसको 27 ईयर मतलब कैलकुलेट करते हैं। तो हम बात करते हैं कंप्लीट ईयर 28 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो 15/26 है उसमें पहले 17,000 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 17,000 गुणा किया 15/26 में, तो आपका आ गया 9,808। ये आपकी आ गई किसकी, 1 साल की। हमको निकालना है ग्रेजुटी कितने साल की, पूरे साल की, क्योंकि जो ग्रेजुटी होता है वो कैसे दिया जाता है, पूरी जितनी सर्विस आपने दी उस पर दिया जाता है। तो 28 साल का गुणा करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2,74,624। हमारी फर्स्ट कैटेगरी का आंसर हमें आ गया। सेकंड है मैक्सिमम अमाउंट दिया जाता है 20 लाख का, ठीक है। और थर्ड है एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ है 5 लाख। सबसे कम क्या है इसमें से, आप बोलोगे सर 2,74,624 है। तो यही वो अमाउंट है जो कि एग्जेम्प्ट किया जाएगा। और जो रिमेनिंग अमाउंट है, मतलब 5 लाख में से अगर आप 2,74,624 को घटा दोगे, जो अमाउंट बचेगा वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर उस पर टैक्स लगने वाला है। बिल्कुल सही। तो जो एग्जेम्प्ट अमाउंट है वो 2,74,624 है, जिस पर टैक्स लगने वाला है वो आपका 2,25,376 है। और ये कैसे आया, 5 लाख एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड है, उसमें से भैया हमने माइनस कर दिया एग्जेम्प्ट वाला, जो बचा है उस पर टैक्स लगेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया सॉल्व। अब बात करते हैं होम रेंट अलाउंस। अब देखो अलाउंस क्या होता है, अलाउंस भी एक ऐसा बेनिफिट होता है जो कि कंपनी देती है। किसको देती है, कंपनी देती है उनके एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जेम्पशन फ्रॉम इनकम टैक्स, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट्स। देखो भाई ये 3 लिमिट नीचे दी गई है, उनमें से जो कम से कम होगा उसको हम क्या करेंगे, इनकम टैक्स में से एग्जेम्प्ट करेंगे, उनको उन पर टैक्स नहीं लगेगा। तो देखो अगर आपने होम जो हाउस है वो अगर लिया है रेंट पे, कहाँ पे, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बड़े बड़े सिटीज़ हैं, ठीक है, मेट्रो सिटीज़ हैं। इन 4 सिटीज़ में अगर आपने लिया है तो इनकी कैटेगरी अलग है। और किसी सिटी में लिया है, किसी जगह पर लिया है, तो उसकी कैटेगरी अलग है। तो अगर हम बात करें मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता में लिया है, तो पहला है अलाउंस एक्चुअली रिसीव्ड। पहली जो कंडीशन वो क्या है, जो आपको अलाउंस मिला है वो। दूसरा है रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। जो आपका रेंट पेड हुआ है, ठीक है, वो कैसा होगा, 10% किसका, सैलरी का, उसको देखेंगे। तीसरा है 50% ऑफ सैलरी, जो आपकी सैलरी उसका 50%,
क्या अमाउंट है। तो जो अलाउंस आपको रिसीव्ड हुआ है और जो रेंट पेड, जो आपने पहले रेंट पेड कर दिया है एक्सेस में, वो 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, उसमें से हम क्या करेंगे, तो 10% ऑफ सैलरी निकालेंगे उस पर, और 50% ऑफ सैलरी, इन तीनों में से जो सबसे कम होगा उसको हम क्या करेंगे, एग्जेम्प्ट करेंगे। वैसे अदर सिटीज़ का है अलाउंस जो रिसीव्ड हुआ है वो 10% ऑफ सैलरी रेंट, ठीक है, इसमें से, और 40% डिफरेंस क्या है, 40% 50%। अगर मुंबई दिल्ली चेन्नई कोलकाता है तो 50% लेंगे सैलरी का, और कोई अदर सिटी है तो हम 40% लेंगे सैलरी का, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन का। मिस्टर राकेश रिसीव्ड द फॉलोइंग emoluments from a private company ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मतलब कि उसने प्रीवियस ईयर में क्या किया, उसको कुछ इमोल्यूमेंट्स मिले हैं, ठीक है। जैसे पहला है सैलरी एट द रेट RS 8,000 पर मंथ, मतलब उसको सैलरी मिली है 8,000 रुपये पर महीने की। दूसरा है डियरनेस अलाउंस एट द रेट 20% ऑफ सैलरी, मतलब कि डियरनेस मतलब क्या होता है कि प्यारा, कोई प्री होता है उसको अलाउंस दिया जाता है कि मेरा प्री है, अच्छे से काम कर रहा है, तो उसको 20% सैलरी का क्या किया गया, अलाउंस कर दिया गया। इसमें से 1/2 ऑफ इट इज़ अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें से 1/2 किसका है, अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, इसका भी एक अलग सिचुएशन होता है, बाद में समझेंगे। तीसरा है बोनस RS 20,000, ठीक है, और बोनस दिया कितने, 20,000 का, और कमीशन मिला है सेल पर कितने का, 5% का। अब देखो आपको ये दिया जा रहा है डियरनेस अलाउंस बोनस ओनस, ये सब किस में आता है, आपको ग्रॉस सैलरी कंप्यूट करने में आता है, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी कैसे कंप्यूट करते हैं आपको आगे सिखाऊंगा। पांचवा है हाउस रेंट अलाउंस, जो मिला है उसको 2,000 रुपये पर महीने मिला है। कंप्यूट द टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस, इसमें क्या करना है आपको, टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस को कंप्यूट करना है जब वो रिसाइड करता है एक रेंटेड हाउस में, कहाँ पर, आगरा में, और रेट क्या है, 2,200 पर मंथ। देखो आगरा की बात हुई है, मतलब कितना, 40% ऑफ सैलरी, ध्यान रखना। बी है रिसाइड इन अ रेंटेड हाउस इन दिल्ली, दिल्ली की बात हुई मतलब 50% ऑफ सैलरी, तो इसमें कितना लगता है, 3,000 उसको रेंट देना पड़ता है। अब बात करते हैं, सी है रिसाइड इन अ हाउस ऑन्ड बाय हिज मदर, मतलब ऐसे घर में रहता है जो कि उसकी मदर द्वारा ऑन किया जाता है, विदाउट पेइंग एनी रेंट, और वहाँ पे वो कोई रेंट नहीं देता। फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ द हाउस इज 4,000 पर मंथ, और जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनसे 4,000 पर मंथ का रेंट लिया जाता है। 3 कैटेगरी है, आपको बताना है कि किसमें उसको कितना एग्जाम्पशन मिलने वाला है। तो सॉल्यूशन से पहले हम बात करते हैं, ग्रॉस सैलरी बताया था मैंने, निकालना सिखाऊंगा। तो उसमें क्या होता है, सैलरी जो होती है उसमें हम ऐड करते हैं डियरनेस अलाउंस, क्योंकि वो भी आपको मिल रहा है, वो आपका बेनिफिट है, सैलरी के साथ ही तो मिल रहा है आपको, तो उसको करोगे आप ऐड करोगे। अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितना, जो आपको एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंग मिल रहा है, तो भैया ये कितना था, 1/2 था, 1/2 किसका, ध्यान रखना, 1/2 है आपका जो 20% ऑफ सैलरी उसका 1/2, तो ये भी बाद में आपको कंफ्यूज करेगा। तो अंदर टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो DA मिलता है आपको, डीएनएस अलाउंस मिलता है, वो जोड़ते हैं इसमें सैलरी में, और उसके बाद कमीशन ऑन सेल, जो कमीशन मिला है आपको वो जोड़ते हैं। अब देखो यहाँ पे 96,000 क्या है, सैलरी है, कैसे है, 8,000 पर महीना, एक साल में 12 दिन होते हैं, ठीक है। तो जो आपको अलाउंस मिलते हैं, ठीक है, वो कितने मिलते हैं, एक साल के लिए मिलते हैं, तो 12 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका 96,000 सैलरी आ गई। DA कितना है, 9,600 है। अब वो क्यों है, क्योंकि 10% ऑफ DA है, क्यों, 10% किसका है, DA का है, किसमें, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 9,600। अभी 9,600 क्यों आया, आप देखो उसमें, देखो क्या बोला गया है, जो DA है वो 20% ऑफ सैलरी है, कितना है, 20% ऑफ सैलरी है, और उसका 1/2 कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। देखो अगर सैलरी आपकी सैलरी 96,000 आई है, 96,000 का अगर 20% निकालोगे, वेट निकालने दो मुझे, 96,000 का 20%, 20 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ रहा है 1,92,000, ठीक है। 96,000 का कितना है, 20%, इतना नहीं आएगा यार, नहीं, 19,200 आ रहा है, ठीक है। तो ये आ रहा है 19,200। अब 19,200 का आधा देना है आपको, क्यों देना है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है कि 1/2 ऑफ इट इज अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अंदर दिया जाता है उसको ही हम लेते हैं, और यहाँ भी दिया गया अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो DA कितना हो जाएगा, जो आपका 19,200 है उसमें अगर डिवाइड करोगे 2 से तो आपका अमाउंट आ जाता है 9,600, ठीक है। इसलिए हमने DA कितना लिया, 9,600 लिया है। अगर आपको ऐसे नहीं करना, जो परसेंटेज आप उसका आधा कर देते हो, जैसे परसेंटेज था 20%, तो हमने क्या किया, 10% ले लिया, तो 96,000 का 10% निकालोगे तो एक जीरो घट जाएगा, तो 9,600 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कमीशन ऑन
सेल तो 12,500 आई है। कैसे आई है? तो 2,50,000 थी, उसका 5% निकालोगे तो 2,50,000 का 5/100 करोगे तो 12,500 रुपये आ जाएगी। ठीक है, अब इन तीनों को जोड़ देते हैं तो आपकी सैलरी आ जाएगी 1,18,100 रुपये। तो ये आपकी ग्रॉस सैलरी है जिसका हम यूटिलाइज करने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो पहली कंडीशन है वो क्या है? व्हेन ही रिसाइड्स इन आगरा, जब वो आगरा पे रहता है, किस रेट पर? 2,200 पर मंथ, मतलब उससे 2,200 रुपये का रेंट लिया जाता है। तो जब वो आगरा रहता है तब देखते हैं कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। तो जो लीस्ट है, हमने पहले बताया था तीनों में से जो लीस्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? एग्जाम करते हैं। पहला है एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड, पहला एक्चुअल अलाउंस कितना मिला है? तो 2,000 रुपये उसको मिले हैं पर मंथ। 12 का गुणा करेंगे 24,000 हो जाएगा। ठीक है, एक महीने में कितना मिला है? 2,000 मिला है, तो 12 से गुणा करेंगे 24,000 आ गया उसका एक्चुअल अमाउंट। ठीक है, अब ये अलाउंस आपको आगे ऊपर क्वेश्चन में दिया गया होगा। मैं सोचना कि सर ये अलाउंस वाला कहाँ से आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपको अलाउंस वाला दिया गया होगा कि उसको भैया 2,000 में, देखो यहाँ पे देखो नीचे हाउस रेंट अलाउंस @RS 2,000 पर मंथ। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें दी गई हैं वो आपको सारी क्वेश्चन में दी गई हैं। ठीक है, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो 2,000 गुणा करेंगे 12 में 24,000 आ जाएगा। उसके बाद रेंट पेड 10% ऑफ सैलरी। तो यहाँ पे क्या होता है? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी होता है। मुझसे यहाँ पे गलती हो गई जो मैंने यहाँ पे नहीं आपको समझा पाया था। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने लिखने में थोड़ी मिस्टेक कर दी। यहाँ पे देखो रेंट पेड इन एक्सेस ऑफ 10% ऑफ सैलरी। ठीक है, तो रेंट पेड जो हुआ है उसमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे 10% ऑफ सैलरी को, उसमें भी वही करना है। सेकंड जो हमारी कंडीशन है वो क्या है? जो रेंट पेड हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट कितना था भैया? 2,200 रुपये थे, उसमें 12 का गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 1 साल का। और सैलरी का 10% कितना होगा? सैलरी हमने निकाली अभी कितनी थी? 1,18,100 रुपये। तो उसमें 10% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 11,810 रुपये। समझ में आ गया? रेंट पेड कैसे निकाला भाई? एक महीने का कितना है रेंट? 2,200 रुपये है, उसमें गुणा करेंगे 12 का तो पूरी साल का निकल आएगा कि नहीं आएगा? आप बोलोगे सर निकल आएगा। 12 महीने का निकाल लिया। ठीक है, तो जो आएगा उसमें से अगर माइनस करोगे 11,810 रुपये। अब ये 11,810 रुपये कैसे आया? तो भैया आपको 10% ऑफ सैलरी निकालना है। सैलरी आपकी कितनी आई है? 1,18,100 रुपये। 10% निकालोगे, जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 11,810 रुपये। माइनस कर दोगे तो आपका जो सेकंड टर्म है वो आज कंडीशन आ जाएगी, वो है 14,590। थर्ड जो कंडीशन है 40% ऑफ सैलरी क्यों लिया? क्योंकि आगरा का है भैया, आगरा का है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता से नहीं है। कहाँ से? आगरा से। तो 40% लिया जाएगा सैलरी का। जब 40% निकालोगे तो आ जाएगा 47,240। अब इन तीनों कंडीशन में से जो मुझे और आपको शायद दिख रहा होगा तो 14,590 रुपये है जो सबसे कम है, और वही अमाउंट क्या होगा? आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। जब एग्जाम्प्ट अमाउंट हमें पता चल गया है तो टैक्सेबल भी निकाल लेंगे। टैक्सेबल कैसे आएगा? जो एक्चुअल अलाउंस रिसीव्ड हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे, जो एग्जाम्प्ट है आपका टैक्सेबल आ जाएगा। कितना है? 9,410। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं व्हेन ही रिसाइड्स इन दिल्ली। अब वो दिल्ली में रह रहा है तो ठीक है, उसमें एक ही कंडीशन है कि 50% सैलरी का, सेकंड वाले जो आपका होता है ऑप्शन, उसमें थर्ड वाले ऑप्शन में 50% सैलरी का आपको निकालना होता है। ठीक है, तो पहली कंडीशन वही रहेगी, 2,000 × 12 24,000। सेकेंड कंडीशन, अब इसमें क्या है? रेंट 3,000 रुपये का है तो कितना हो जाएगा? 12 × 36,000 माइनस करेंगे 11,810 से तो आपका आ जाएगा 24,190 रुपये। 50% ऑफ सैलरी निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 59,050। अब देखो इसमें जो सैलरी ली गई कौन सी ली गई है? सैलरी वही ली जाएगी 1,18,810। आई थिंक वही थी ना, 1,18,100 रुपये। ठीक है, उसका ही आपने क्या किया? 50% निकाला तो 59,050 रुपये आ गया। ठीक है, अब इसमें से सबसे कम कौन सा दिख रहा है? 24,000 दिख रहा है। तो जो 24,000 है वो आपका एक्चुअल HR है। तो यहाँ पे क्या है? जो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट है, इसमें आपको टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आपका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है आपको किससे? जो आपका अमाउंट रिसीव्ड हुआ है वही हाउस रेंट अलाउंस से, वही आपका मतलब एग्जाम्प्ट वाला। अब आपको 500 रुपये दे दिए मैंने आपको, वही सबसे कम आ रहा। भाई तो आप उसमें क्या टैक्स दोगे? जो आपको अमाउंट मैंने दिया है उतना ही सबसे कम है, तो आप पे उस पर टैक्स नहीं लगने वाला, इसमें कोई टैक्सेबल इनकम नहीं है। अब तीसरे की बात करूं तो यहाँ पे देखो, जब आप किसी का जो घर है वो आपकी मम्मी दादा पड़ोसी चाचा मामा ससुर जीजा जो मौसी और जो कोई भी है जो आपको फ्री में रख रहे हैं, उस पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, उस पर टैक्स नहीं लगता। तो इसमें जो टैक्सेबल नहीं, उस पर जो एग्जाम्पशन नहीं दिया जाता। ठीक है, टैक्स लगता है, पूरा एग्जाम्पशन नहीं दिया जाता। तो आपको यहाँ पे एग्जाम टैक्सेबल है वो कितनी है? 24,000 की 24,000 है, उस पर आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा। ठीक है,
ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। आई थिंक टाइम लग रहा है, बट कोई ना यार, समझ लो, टाइम तो लगेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन से। मिस्टर बाई इज एन आईएएस ऑफिसर। मिस्टर बाई क्या एक आईएएस ऑफिसर है इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, किसमें? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो आईएएस ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, समझ जाओ उससे ही ड्रॉज द बेसिक पे ऑफ आरएस 12,000 पर मंथ, मतलब उसकी सैलरी कितनी है? 12,000 पर महीने। इतनी नहीं होती है, लेकिन क्वेश्चन है तो वही क्वेश्चन लिखा है तो मानना पड़ेगा 12,000 पर महीने उसको सैलरी मिलती है। एंड डियरनेस अलाउंस मिलता है उसको 1,200 रुपये पर मंथ का, ठीक है। ही इज प्रोवाइडेड अ रेंट फ्री हाउस, उसको रेंट फ्री हाउस दिया गया है एट जोरबाग, जोरबाग में। द फेयर मार्केट रेंट ऑफ विच इज 72,000 पर एनम, उसका जो रेंट है वो कितना है? 72,000 पर एनम है, ठीक है। बोनस उसको मिलता है 3 मंथ बेसिक सैलरी का, उसको क्या मिलता है? बोनस मिल जाता है। एजुकेशनल अलाउंस मिलता है 6,000 पर मंथ का। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस मिलता है, सीसीए मिलता है उसको 6,000 पर मंथ का। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, इसमें आपको 50,000 का कॉस्ट ऑफ फर्नीचर मतलब उसका है। लाइसेंस, जो उस घर जिस घर में रह रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ फर्नीचर कितना है? 50,000 का है। लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट है 12,000 पर एनम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इफ द हाउस इज, आपको क्या करना है? वैल्यू बतानी है रेंट फ्री अकोमोडेशन हाउस की, अगर वो अनफर्निश्ड है और दूसरा फर्निश्ड है, ठीक है। ये क्वेश्चन डिफरेंट है, इसको समझने के लिए आपको पहले बता दूं, इसमें दो चीजें होती है। होता है अनफर्निश्ड, जिस घर में रह रहा है वो कैसा है? अनफर्निश्ड है, और दूसरा है फर्निश्ड है। दोनों कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। और दिया गया जो फर्निश्ड है उसमें जो हायर चार्जेस फर्निशिंग के वो 2,000 रुपये पर एनम है। मतलब जो फर्निश्ड हुआ है, जो हायर, मतलब अगर आप उनको हायर करते हो, उन जो किराए पे लेते हो, तो कितना पड़ता है आपको? 2,000 रुपये पर महीने पर साल पड़ता है। बात करते हैं सॉल्यूशन का, ठीक है। तो पहला है मिस्टर बाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, अनफर्निश्ड है, ठीक है। तो पहली कैटेगरी, तो उसमें क्या है? वैल्यूएशन फॉर रेंट फ्री हाउस। देखो बिल्कुल सिंपल आंसर है, क्वेश्चन इतना तगड़ा था, आंसर बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। वैसे ये आने के चांसेस कम है, बाई चांस आ जाए, तो मैंने इसको लिख दिया। बिल्कुल सिंपल आंसर है इसका, इसलिए मैंने इसको दे दिया। तो इसमें क्या है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है, ठीक है, इसमें एक आपको कैटेगरी दी गई है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे तो द लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट RS 12,000, ठीक है। तो वही आपकी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन है। तो देखो यहाँ पे मिस्टर बाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है अनफर्निश्ड वाले के लिए, तो वैल्यूएशन फॉर रेंट फ्री हाउस की क्या होगी? लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट, कितनी? 12,000। तो आपका आंसर इतना आ गया, 12,000 आ गया। बिल्कुल सिंपल आंसर है। सेकंड वाला मिस्टर बाई है, तो ये भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। अब इसमें फर्निश्ड में क्या डिफरेंस आ जाएगा? जो फर्निश्ड को हायर करने का अमाउंट था 2,000 रुपये, वो आपका 12,000 में जुड़ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 14,000 रुपये। बस ये डिफरेंस है। अगर ये क्वेश्चन आ जाता आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 10 मार्क्स के क्वेश्चन में आ भी सकता है, अगर फॉर्मेट चेंज हुआ तो इसके आने के चांसेस हैं। तो मैंने सोचा कि इसको क्यों छोड़ूं, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, बच्चे घबरा जाएंगे। आंसर बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है भाई? यहाँ पे देखना है जो लाइसेंस फी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा 12,000 की, गवर्नमेंट के उसमें रह रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो लाइसेंस फी दी गई है वही तो उसको पे करना पड़ेगा भाई। तो 12,000 जो उसका अमाउंट है वो उसकी सैलरी से कट जाएगा, जो कुछ भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12,000 आ गया। नीचे वाले में फर्निश्ड में क्या है कि 2,000 रुपये उसको गवर्नमेंट को हायर करने के रेंट देना पड़ रहा है, तो वो भी इसमें जुड़ जाएगा, तो 14,000 हो गया, ठीक है। बस यही था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ए इज़ अ पायलट इन एयर इंडिया। एयर इंडिया पे क्या है? ए नाम का एक पायलट है। ही ड्रॉज RS 72,000 पर एनम एज बेसिक पे, RS 12,000 पर एनम एज DA, मतलब DRS अलाउंस। इट इज़ अंडर टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। RS 6,000 एज बोनस एंड RS 6,000 पर एनम एज एजुकेशन अलाउंस। उसको क्या क्या मिल रहा है? उसको सैलरी मिल रही है 72,000 पर एनम की, ठीक है। 12,000 रुपये पर एनम उसको मिल रही है बेसिक पे, मतलब उसको मिल रही है DRS अलाउंस मिल रहा है उसको। 6,000 पर एनम उसको मिल रहा है बोनस, और 6,000 का उसको मिल रहा है एजुकेशनल अलाउंस, जो चिल्ड्रन को दिया जाता है। इसकी भी कैटेगरी होती है, जब सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ही हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन स्टडिंग इन द नियर बाई स्कूल। 2 बच्चों को क्या कर रहा है? पढ़ा रहा है, किसमें? पास वाले स्कूल में। वाइल ऑन ड्यूटी, जब वो ड्यूटी पे होता है, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद अ रेंट फ्री फ्लैट एट सेंटा क्लॉज। उसको सेंटा क्रज में क्या है? एक रेंट फ्री फ्लैट दिया गया है, किसमें? मुंबई में। द फेयर रेंटल वैल्यू ऑफ विच इज 30,000। उसकी जो रेंटल वैल्यू कितनी है? 30,000 है पर एनम। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूसाइट। अब देखो यहाँ परक्यूसाइट वाला है। परक्यूसाइट क्या होता है? परक्यूसाइट एक वो चीज़ होती है जो कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स देती है, ठीक है। उसको आपको क्या करना है? टैक्सेबल वैल्यू बतानी है परक्यूसाइट्स की, अगर हाउस कैसा है? अनफर्निश्ड है, और हाउस कैसा है? फर्निश्ड है। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था वो गवर्नमेंट वाला था, ये आपका नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाला है, तो ये थोड़ा सा अलग से होगा, ठीक है। और इसकी जो कॉस्ट है फर्निशिंग की, वो कितनी है? 1,00,000 रुपये। इसको ध्यान रखना। बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो पहला है व्हेन अकोमोडेशन इज अनफर्निश्ड, जब कैसा हो? अनफर्निश्ड हो। तो वैल्यूएशन कैसे करेंगे?
15% ऑफ सैलरी लेते हैं, ठीक है। टोटल सैलरी कितनी है, 93,600 है। अभी 93,600 कैसे आया है, तो जो सैलरी आपने निकाला था पहले बार में, सैलरी प्लस क्या बोलते हैं, आपने उसमें डियरनेस अलाउंस लिया था, फिर उसके बाद आपने उसमें बोनस लिया था, ये सारी चीज़ें आपको लेनी पड़ेंगी। नीचे देख लो 93,600 कैसे आया। तो मीनिंग ऑफ सैलरी मतलब ग्रॉस सैलरी कितनी है, 72,000 बेसिक सैलरी है, प्लस वेट, सॉरी डिस्टर्बेंस हो गया था। घर में अगर वीडियो बनाओगे डिस्टर्बेंस तो होगा ही, उसके लिए अलग से स्टूडियो होता है जहाँ पे कोई ना आ पाए। बट चलो कोई ना, आगे अपनी क्लास आगे करते हैं। तो मैंने बताया था कि 93,600 कैसे आया। 72,000 आपकी सैलरी है बेसिक पे जो क्वेश्चन दी गई है, प्लस 12,000 का आपको डियरनेस अलाउंस दिया गया है, 6,000 का आपका बोनस दिया गया है, और 3,600 का आपको एजुकेशनल अलाउंस दिया गया। अब आप बोलोगे सर एजुकेशनल अलाउंस तो यहाँ पे 3,600 का क्वेश्चन में तो दिख ही नहीं रहा है, इसमें दिख रहा है कि 6,000 का एजुकेशन अलाउंस दिया जा रहा है। तो आपने 3,600 कैसे निकाल दिया, ठीक है, इसको नीचे देख रहे हैं, अभी आएगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जाम्प्ट अप टू 100 पर मंथ पर चाइल्ड। उसमें क्या होता है कि एजुकेशन अलाउंस में 100 रुपये पर महीने हर चाइल्ड पर एग्जाम दिया जाता है। अगर 2 चिल्ड्रन उसके हैं तो कितना हो गया, 200 रुपये महीने हो गया। एक साल का कितना हो गया, 12 × 2 मतलब 2,400 रुपये उसका क्या है, एग्जाम्पशन मिला है। अगर आप 6,000 में से 2,400 रुपये घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया, 3,600 रुपये आ जाएगा। इसलिए हमने 3,600 रुपये एजुकेशन अलाउंस दिया है, ठीक है। तो जितना हो सकता था मैंने इसको सिंपल तरीके से समझाया है, जो जिससे कि आपके हर डाउट क्लियर होते जाएँ कि अगर ये अमाउंट आया तो कहाँ से आया है। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो टोटल सैलरी 93,600 आ गया। 15% सैलरी का निकालेंगे, क्यों 15% सैलरी का क्यों निकाल रहे हैं, इसमें भी दो कंडीशन होती हैं। जब किसी शहर की पॉपुलेशन 25 लाख से एबव होती है तो 15% लेते हैं सैलरी का, और 25 लाख से नीचे होती है तो 7.5% लेते हैं किसका, सैलरी का। ध्यान रखना, जब आपकी जो पॉपुलेशन, जिस शहर की बात कर रहे हो उसकी अगर पॉपुलेशन 25 लाख से एबव है तो आप लोगे 15%, और 25 लाख से कम है तो आप लोगे 7.5%, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो मुंबई है उसकी पॉपुलेशन कितनी होगी, 25 लाख से ज़्यादा होगी। आप बोलोगे सर आप इसमें तो क्वेश्चन दिया नहीं 25 लाख से ज़्यादा है, तो सेंस वाली बात है कि जो मुंबई सिटी है उसमें कितने लोग रह सकते हैं, तो आप समझ जाओगे 25 लाख से ज़्यादा होगी उसकी पॉपुलेशन, ठीक है। आई थिंक 1 करोड़ या 2 करोड़ के आसपास है, तो उसमें 25 लाख से ज़्यादा है तो उसमें 15% ऑफ सैलरी लेंगे। तो अगर आप 93,600 का 15% निकालोगे, 93,600 का 15% निकालोगे तो आपका आ जाएगा 14,040 रुपीज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। व्हेन अकोमोडेशन इज फर्निश्ड, तो पहला हमने देख लिया, जो पहला क्वेश्चन था, ठीक है, तो उसका कितना आया, 14,040 रुपये, ठीक है। अब हम बात करते हैं, जब अकोमोडेशन कैसा हो, फर्निश्ड हो, तो वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, 15% ऑफ सैलरी प्लस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अब इसमें क्या होता है, 15% तो भैया आप सैलरी का लोगे और 10% किसका, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का, ठीक है। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दिया गया 1 लाख रुपए। अगर यहीं पे होता कि हायर करने का जो कॉस्ट है वो दिया गया होता, जैसे पहले क्वेश्चन दिया गया था, हायर करने का कॉस्ट दिया गया था 2,000 रुपये आई थिंक, या 1,200 रुपये दिया गया था, तो हमने क्या किया था उसमें 1,200 रुपये जोड़ दिए थे। लेकिन यहाँ पे क्या कॉस्ट दी गई फर्नीचर की, तो इस पर हम जब भी कॉस्ट दी जाती फर्नीचर तो हम 10% निकालते हैं, इतना ही निकालते हैं, 10% निकाल देते हैं। तो 10% वाला हमें क्या करना पड़ता है, एग्जाम जो वैल्यू आती है उसको हमने 10% की जो है उसको हम जोड़ते हैं किसमें, सेकंड वाले में जब फर्निश होता है। तो 15% निकालेंगे सैलरी का, तो आ गया 14,040, दोनों में वही आया है, और उसमें प्लस कर देंगे कितना, 10,000। तो पहला जो हमारा आया था वो आया था 14,040 रुपये, जो सेकंड है वो आपका आ गया 24,040 रुपये, ठीक है। तो यही वो आपका अमाउंट है जो क्वेश्चन ने पूछा है कि कितना परक्यूसाइट आपसे टैक्सेबल होगा। तो ऐसे हम आपका टैक्सेबल परक्यूसाइट निकालते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आगे वाले क्वेश्चन को समझने के लिए इसको समझना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको लिख दिया। अब बात करते हैं, मिस्टर संजीव कांत एक मैनेजर है किसी रोडवेज में, ठीक है, रोडवेज जो होता है उसमें मैनेजर है। ही गेट सैलरीज एट द रेट 25,000 पर मंथ, उनको सैलरी मिलती कितने की, 25,000 रुपये पर महीने की। वैल्यू द परक्यूसाइट ऑफ कार अंडर द फॉलोइंग डिफरेंट सर्कमटेंस। तो आपको क्या करना है, परक्यूसाइट निकालना है किसका, कार का। इससे पहले हम किसका निकाला था, इससे पहले हम निकाला था जो उन्होंने हाउस लिया है या फिर जो कुछ भी उनको बेनिफिट्स मिले हैं उसका निकाला था हमने क्या, परक्यूसाइट्स। अब किसका निकाल रहे हैं हम, परक्यूसाइट निकाल रहे हैं भैया कार का, जो उसको कार मिली है उसका परक्यूसाइट कितना आएगा,
ठीक है। तो उसके भी कंडीशंस है, 3 कंडीशन है। पहली है द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम अ कार, जो एम्प्लॉयर है जो जिसके यहाँ काम कर रहा है उसने उसको कार प्रोवाइड की है विद अ कैपेसिटी ऑफ 1.6 लीटर। उसकी जो कार की कैपेसिटी कितनी है, 1.6 लीटर कैपेसिटी है उसकी। टोटल एक्सपेंसेस एंड ड्राइवर सैलरी इनकर्ड बाय एम्प्लॉयर, जो टोटल एक्सपेंसेस और जो ड्राइवर की सैलरी है दोनों को मिलाकर एम्प्लॉयर के द्वारा 18,000 रुपये दिए गए, ठीक है। कार इज यूज फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस, उन कार को दोनों तरीके से यूज़ किया गया, किससे, प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस से। मैं बात करूँ इन न्यूमेरिकल्स की तो इनमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जब प्राइवेट के लिए यूज़ करते हैं, एक ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और एक दोनों के लिए यूज़ करते हैं। देखो बहुत बड़ा हो जाता, जो क्वेश्चन मुझे लगा इंपॉर्टेंट हो सकता है तो मैंने उसको यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। अब बात करते हैं, द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड हिम ऑफ 1.4 लीटर, सेकंड कैटेगरी में है कि उसको 1.4 लीटर कैपेसिटी वाली कार दी गई है विद ड्राइवर ओनली फॉर प्राइवेट यूज़। और उसमें क्या है, ड्राइवर भी साथ में दिया गया, लेकिन किसके लिए, प्राइवेट यूज़ के लिए है ये, आपका जो पर्सनल यूज़ या ऑफिशियल पर्पस है उसके लिए नहीं है, प्राइवेट यूज़ के लिए दिया गया है। एक्सपेंस ऑफ कार आर 5 लाख रुपए, जो कार का एक्सपेंस है वो कितना है, 5 लाख रुपए है, ठीक है। सी जो कंडीशन उसमें क्या दिया गया है, द एम्प्लॉयर हैज़ प्रोवाइडेड विद द फैसिलिटी ऑफ बस, उसमें क्या है, बस की फैसिलिटी दी गई है एम्प्लॉयज़ को जिसकी पावर है 25 घोड़ों की, हॉर्स कितनी, विच कैरीज हिम अलॉन्ग विद अदर एम्प्लॉयज़, मतलब कि वो कैरी करते हैं उसको अलॉन्ग विद अदर, दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ कैरी करते हैं। फ्रॉम होम टू ऑफिस, कहाँ से, घर से ऑफिस तक, एंड बैक फ्रॉम ऑफिस टू होम, और ऑफिस से घर तक, ठीक है। तो पहले बारे में भाई कार दी गई थी किस यूज़ के लिए, प्राइवेट एंड ऑफिशियल काम के लिए, दूसरे में सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए दी गई, तीसरे में आपको मतलब एक बस दी गई है जिसमें और भी एम्प्लॉयज़ आते हैं। तो आपको अगर इसमें कंप्यूट करना है कि आपको कितना पर क्यू सेट मिला है किससे, कार से, तो देखो सोल्यूशन का क्या होगा, सैलरी भैया कितनी है, 25,000 है पर मंथ, 12 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3 लाख रुपए। तो आपकी सैलरी कितनी है, 3 लाख रुपए है। अब देखो 3 लाख रुपए सैलरी हमने पहले निकाल के रख ली, सैलरी के नीचे काम आएगा इसलिए। अब बात करते हैं ए, इसमें क्या है, जो यूज़ 1.6 लीटर कार का हुआ है वो 1800 पर मंथ इंटू 12, ठीक है। 1800 पर मंथ इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा, 21,600, और ड्राइवर की सैलरी 9,000 रुपये, 900 रुपये इंटू 12 10,800। बोलोगे सर ये 1800 रुपये कहाँ से आया, ये 900 रुपये कहाँ से आया, क्वेश्चन में तो कहीं जिक्र नहीं है 1800 रुपये पर मंथ का, और ना क्वेश्चन में जिक्र है 900 रुपये, 18,000 तो था, 1800 रुपये कैसे हो गया सर। तो ये जो डाउट है आपके अभी क्लियर करता हूँ, नीचे देखो, नीचे 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 नीचे, हाँ ये रहा। जब किसी कार की कैपेसिटी 1.6 लीटर तक होती है तो 1800 पर मंथ का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं 1.6 में, ठीक है। मतलब जब भी होती है तो 1800 पर मंथ लेते हैं, उसकी जो वैल्यू आती है उसमें, और ड्राइवर का जो मतलब खर्चा है वो 900 रुपये पर मंथ लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जो कार है जिसकी कैपेसिटी अगर 1.6 से नीचे रहती है या 1.6 तक रहती है तो उसमें 1800 रुपये पर मंथ लेते हैं, ठीक है। उसकी जो कैपेसिटी जो उसका है, मतलब जो खर्चा आता है ना इसका डीजल का, 1800 रुपये पर महीने लेते हैं, और जो ड्राइवर का जो खर्चा होता है वो 900 रुपये पर मंथ लेते हैं। ये गाइडलाइन है, ये रूल्स हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से बने क्या बने वो मुझे नहीं पता, जो गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है, मैंने बता दिया आपको। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक होता है 1.6 लीटर से ज़्यादा जो होती हैं उनमें 2400 रुपये पर मंथ लेते हैं, और 900 रुपये पर मंथ फॉर ड्राइवर लेते हैं। अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है, यूज़ ऑफ 1.6 लीटर कार, तो इसमें क्या है, 1800 रुपये पर मंथ इंटू 12 से गुणा किया तो 21,600 आ गया। सैलरी ऑफ ड्राइवर 900 रुपये से गुणा करेंगे 12 का तो 10,800 आ गया, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 32,400 आ गया। अब बात करते हैं बी का, तो उसमें क्या है, वैल्यू ऑफ 1.4 लीटर कार यूज़ ओनली फॉर प्राइवेट पर्पस। तो इसमें जब प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक्चुअल एक्सपेंस में ऐड करते हैं सैलरी ऑफ ड्राइवर प्लस 10% ऑफ कार ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, देखो पहला वाला क्या था, हमने जो यूज़ किया था 1.6 लीटर कार का, 1800 गुणा किया 12 का तो 21,600 आ गया। दूसरा सैलरी ऑफ ड्राइवर निकाल लिया, दोनों को जोड़ दिया तो 32,400 रुपये आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो वैल्यू हम निकालते हैं कि उसमें क्या करते हैं, जब आप सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, उसमें आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए भी यूज़ किया था, प्राइवेट ऑफिस दोनों के लिए किया था, उसका निकालने का तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्चुअल जो एक्सपेंस हुआ है जो कि 18,000 रुपये का दिया गया है, उसमें हम सैलरी ऑफ
ऑफ ड्राइवर निकालेंगे वो कैसे निकालते हैं, 900 रुपये में 12 का गुणा कर देंगे, 10,800 आ जाएगा, उसको ऐड करेंगे और जो कॉस्ट है कार की उसका 10% निकालेंगे। जैसे हमने पहले किसका निकाला था, ध्यान होगा, फर्नीचर का निकाला, कितना निकाला था 10%। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कार की कॉस्ट का 10% निकाल के उसको जोड़ देंगे, तो जो आपका आ जाएगा वो आपका होगा परक्यूसाइट। तो यहाँ पे परक्यूसाइट आपका कितना है, 78,800। और तीसरे वाले में कोई परक्यूसाइट आपको नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि क्या बेनिफिट मिला है, कंपनी की बस आ रही है, सारे एम्प्लॉयज जा रहे हैं, तो आपको उसमें क्या अलग से फायदा मिला है, ठीक है, तो उसमें आपको अलग से कोई बेनिफिट नहीं मिला है। तो ये 3 कंडीशन थी। पहले वाले में कितना आया, 32,400 आया, ठीक है। दूसरे वाले में कितना आया, दूसरे वाले में आपका आया है भाई 78,800, ठीक है। और तीसरे वाले में कोई परक्यूसाइट आपको नहीं मिला है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मिस्टर संजय इज एम्प्लॉयड इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मिस्टर संजय क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉयड है एज मैनेजर। मैनेजर है भैया, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन। ही गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द पी बाई, मतलब प्रीवियस ईयर की डिटेल दी उसने 2020-21 की। कंप्यूट ग्रॉस एंड टैक्सेबल सैलरी इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो क्या करना है, ग्रॉस और टैक्सेबल सैलरी बतानी है असेसमेंट ईयर की। तो उसने इन्फॉर्मेशन क्या क्या दी है, बेसिक पे मिला था 48,000 पर मंथ का, ठीक है। दूसरा डियरनेस अलाउंस मिला है 18,000 पर मंथ का, ठीक है। जो 20% इज़ यूज्ड फॉर बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट, मतलब कि 20% उन्होंने यूज़ कर लिया किसके लिए, रिटायरमेंट के बेनिफिट्स के लिए। तीसरा हाउस रेंट अलाउंस, मतलब उसमें से 20% जो बेनिफिट आपको मिलते हैं, जैसे ग्रेविटी होता है, तो उसने क्या किया, डियरनेस अलाउंस में से 20% दे दिया कि आप उसमें से यूज़ करते रहो 20% का। तीसरा है हाउस रेंट अलाउंस मिला है उसको 15,000 पर मंथ का। ही पेज 18,000 पर मंथ एज रेंट फॉर हिज अकोमोडेशन इन चेन्नई। और वो 18,000 पर महीने क्या करता है, रेंट देता है किसका, क्योंकि वो चेन्नई में रह रहा है। अब देखो इसमें एक टर्म आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन। जब भी आप क्वेश्चंस करोगे जिसमें टैक्सेबल सैलरी बतानी होती है आपको, तो उसमें एक टर्म आती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपको जो ग्रॉस सैलरी उसमें से घटाना पड़ता है, ठीक है। तो ये डिडक्शन क्या होता है, द लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग 2 अमाउंट शॉल बी डिडक्टेड। जो ग्रॉस सैलरी उनमें से, जो नीचे 2 अमाउंट दिए गए उनमें से जो सबसे कम होगा वो डिडक्ट किया जाता है। पहला है 50,000 का, दूसरा है एक्चुअल ग्रॉस सैलरी। या तो आपकी जो एक्चुअल ग्रॉस सैलरी आई है अगर 50,000 से कम है, ठीक है, तब तो आपकी वही रहेगी। और अगर नहीं है तो आपको 50,000 जो है रुपये आपके वो क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। अब देखो हम इसमें करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी कैसे निकालेंगे मिस्टर संजय की। बेसिक सैलरी क्या थी भाई, 48,000 पर मंथ की थी, 12 गुणा कर देंगे तो 5,76,000 आपकी आ गई सैलरी एक साल की। डीएनएस अलाउंस कैसे निकालेंगे, 18,000 इंटू 12 करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,16,000, ठीक है। डीएनएस अलाउंस कितना है, 18,000 पर मंथ है, इंटू 12 करेंगे 2,16,000 आ गया। हाउस रेंट अलाउंस आपका 25,920 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 25,920, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रॉस सैलरी। हाउस रेंट अलाउंस 25,920 कैसे आया वो नीचे हम देखेंगे। हाउस रेंट अलाउंस वाले क्वेश्चन में समझा था हमने, अगर आपको ध्यान हो कि हाउस रेंट अलाउंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको पहले समझाया, इसलिए समझाया था क्योंकि आपको बाद में काम आएगा। तो उसमें हम क्या करते थे, नीचे जो 3 जो अमाउंट थे उनमें से एक को लिया जाता था। जैसे एक एक्चुअल HRA होता था 15,000 रुपये पर महीना है, 12 गुणा किया 1,80,000 हो गया, ठीक है। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, आपको ध्यान आ रहा होगा अब शायद। तो रेंट पेड कितना हुआ, 2,16,000 का हुआ है। कितने का हुआ है, 2,16,000 का रेंट क्या हुआ है, पेड किया गया है। अब इसमें रेंट पेड वाला भाई क्वेश्चन में दिया तो गया था, मैंने पढ़ा था अभी। ही पेज 18,000 पर मंथ, ठीक है। और अगर आप गुणा करोगे तो आपका वही आ जाएगा कितना, 2,16,000 का इसने रेंट पेड किया है। और 10% ऑफ सैलरी, मतलब कि 10% सैलरी कितनी आई इसकी, जो सैलरी है, ठीक है, वो सैलरी इसकी आई है, सैलरी 10% निकाला तो 6,19,200। कितनी आई है, 6,19,200, ठीक है। अब ये 6,19,200 कैसे आया देखेंगे, नीचे पढ़ेंगे। अब देखो हम बात करते हैं इसमें 6,19,200 ऐसे आया। इसकी जो जब हम सैलरी निकालते क्या करते हैं, हम सैलरी में जोड़ते हैं किसको जोड़ा जाता है सैलरी में हम जोड़ते हैं HR, शायद HR को ही जोड़ते हैं आई थिंक, ठीक है। तो हमने क्या किया सैलरी में 43,200 क्या है इसमें, वेट 1 मिनट रुकना, सैलरी DA को जोड़ते हैं, DLS अलाउंस को जोड़ते हैं सैलरी में, तो हमारी ग्रॉस सैलरी आती है। तो जब भी हम 10% ऑफ सैलरी निकालते हैं, किसका निकालते हैं, ग्रॉस सैलरी का निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 61,920 कैसे आया, सैलरी आपकी जो दी गई थी वो कितनी थी, जो आपकी बेसिक सैलरी थी कितनी थी, बेसिक सैलरी आपकी थी 5,76,000, ठीक है। और DLS अलाउंस कितना था आपका
2,16,000 है, ठीक है। लेकिन आपको उसमें से 20% ही 20% आपने क्या किया है, 20% आपने उसमें से यूज़ कर लिया किसके लिए, बेनिफिट्स ऑफ रिटायरमेंट के लिए। आपने क्या किया था, 20% यूज़ किया था किसके लिए, बेनिफिट ऑफ रिटायरमेंट के लिए, ठीक है। तो इसमें से आप क्या करोगे, इस वाले को भी जोड़ोगे, जो 20% आपने यूज़ किया था। तो वो कैसे करोगे, तो 2,16,000 का 20% निकालोगे तो आपका डीए आ जाएगा कितना है, 43,200। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपकी सैलरी कितनी आ जाएगी, 6,19,200। उसका 10% निकालोगे तो 61,920 आ जाएगा। रेंट पेड आपका 2,16,000 कैसे आया, 18,000 पर मंथ था। 18,000 का अगर आप गुणा करोगे, रेंट कितना था, 18,000 था आई थिंक पर मंथ, ठीक है। 18,000 का गुणा करोगे आप 12 से, तो आपका जो आंसर आता है वो है 2,16,000, ठीक है। अब ये हो गई जो उसकी वैल्यू आ गई, माइनस करने पे आ गई 1,54,080। अब बात करते हैं 50% ऑफ सैलरी क्यों लिया, क्योंकि वो चेन्नई में रुका है, ध्यान रखना चेन्नई दिया गया, 50% ऑफ सैलरी लेंगे। तो सैलरी कितनी है, 6,19,200 है, उसका 50% लेंगे तो आ जाएगा 3,09,600। इन तीनों में से 1,54,080 वाला अमाउंट कम है, तो वो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है। टैक्सेबल अमाउंट क्या आ जाएगा, 1,80,000 माइनस 1,54,000, तो आपका आ जाएगा 25,920, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो जो होम रेंट अलाउंस दिया कितने का है, वो टैक्सेबल कितना है, 25,920, ऐसे वैल्यू आई है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। ग्रॉस सैलरी कितनी है, 8,17,920 है, ठीक है। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ग्रॉस सैलरी कैसे आई, बोलोगे सर आप कहीं सैलरी बता रहे हो 5,76,000 कभी सैलरी बता रहे हो आप, 6,19,200 बता रहे हो, 8,17,920। तो देखो जब ग्रॉस सैलरी निकालते हैं पूरी, ठीक है, तो उसमें जब आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन करना पड़ता है किसको निकालने के लिए, टैक्सेबल सैलरी निकालने के लिए, तो इसकी बहुत सारी टर्म्स होती है। इसमें आपको अलाउंस को जोड़ना पड़ता है, जो आपके डीएलएस अलाउंस मिला उसको जोड़ना पड़ता है, फिर आपको जो क्या बोलते हैं बोनस मिले हैं वो आपको जोड़ने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी गई उनमें से क्या क्या, आपको बेसिक सैलरी है, डीएनएस अलाउंस है और होम रेंट अलाउंस है, तीनों को जोड़ दोगे तो आपका 8,17,920 आपकी ग्रॉस सैलरी आ गई। उसमें से हम लेस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब देखो ग्रॉस सैलरी और 50,000 में से जो कम होगा उसको हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। तो ग्रॉस सैलरी आपकी 8 लाख आई है, 50,000 कम है तो 50,000 को माइनस कर देंगे, तो टैक्सेबल सैलरी जो आ जाएगी आपकी वो आ जाएगी 7,67,920। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 से कम होती तो आपकी टैक्सेबल सैलरी क्या होती, जो ग्रॉस सैलरी है वही, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। समझ में आ गया पूरा अच्छे से, कैलकुलेशन कैसे किया है एचआरए का मैंने समझा दिया आपको, ठीक है। डीए कैसे निकाला, 43,200 वो बता दिया मैंने आपको। सैलरी जो आपका डीए था 2,16,000 था, उसमें से 20% आपको पहले पहले मिल चुका है, 43,200 निकाल लिया। तो इससे आपकी क्या आ गई थी, ग्रॉस सैलरी आ गई थी, जो आपको सैलरी मिलनी चाहिए थी, ठीक है। उसका 10% निकालने के लिए आपने 61,920 निकाला था पूरा, से शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड बाय मिस्टर मुरली। जो मिस्टर मुरली उसने क्या किया कि जो पर्टिकुलर्स हैं वो फर्निश्ड हैं अ सिटीजन एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो कौन है, एक सिटीजन है और रेसिडेंट है किसके, इंडिया के। कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम, इसकी टैक्सेबल इनकम क्या करनी है आपको, कंप्यूट करनी है फॉर असेसमेंट ईयर 21 और 22, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि टैक्सेबल इनकम का क्वेश्चन आता है। तो उसमें देखिए बेसिक सैलरी दी गई आपको 86,000 का। हाउस रेंट अलाउंस दिया गया है, कहाँ पे, हाउस कोलार में है, मतलब दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता छोड़ के, तो 40% सैलरी का लिया जाएगा, ध्यान रखना। एंड रेंट पेड अमाउंट है 60,000 रुपये का, ठीक है। जो अलाउंस मिला कितना है, वो 42,000 रुपये का है। अब बात करते हैं LIC प्रीमियम ऑन इज ऑन लाइफ, उसकी लाइफ में जो उसने LIC लिया है वो 5,000 रुपये का है। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान कंट्रीब्यूशन 1,000 रुपये का है। प्रीमियम ऑन इज बाइप्स लाइफ 2,500 का है। अब देखो जो 86,000 सैलरी उस तरफ दी गई है, इस तरफ ये दी गई है, मतलब कि उसमें से इनको माइनस किया जाएगा। जो उस तरफ दिए गए वो कौन से हैं, क्रेडिट वाले हैं, आपको माइनस किया जाएगा, वो आपकी 86,000 सैलरी है। तो आपको क्या निकालना है, इसमें टैक्सेबल इनकम निकालनी है, ठीक है। तो आपकी जो सैलरी है वो कितनी है, 86,000 रुपये है। हाउस रेंट अलाउंस एक्चुअल में HRA वही आपको निकालना पड़ेगा भाई। हाउस रेंट अलाउंस जब भी आता है तो आपको उसमें से जो टैक्सेबल वो निकालना पड़ता है। कैसे निकालते हैं, 3 कैटेगरी होती है, एक एक्चुअल कितना मिला है, 42,000 रुपये मिला है। दूसरी रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, निकालो भैया 60,000 माइनस 8,600, 51,400 आ गया। 40% ऑफ सैलरी लिया है क्योंकि कहाँ रह रहा है, कोलार में रह रहा है, ठीक है। वो चेन्नई मुंबई या कोलकाता दिल्ली में नहीं है। 40% लिया सैलरी का तो 34,400 आ गया। कम क्या है इसमें से, 34,400 है, तो टैक्सेबल क्या आ जाएगा, 42,000 में से 34,400 घटा दो तो 7,600 आ गया। तो जो ग्रॉस सैलरी है वो कितनी आ गई भाई, 7,600 रुपये आ गई, ठीक है। ग्रॉस जो ग्रॉस सैलरी वो कितनी है, 86,000 में से 7,600
प्लस करोगे तो आ जाएगी आपकी 93,600 रुपये। ठीक है, अब उसमें से लेस क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है भाई। तो आपने जब स्टैंडर्ड डिडक्शन किया तो 50,000 का करना पड़ेगा, क्योंकि सैलरी आपकी 50,000 से ज़्यादा है। तो डिडक्शन करने के बाद जो अमाउंट आया वो आया 43,600। अब देखो उसमें एक और जुड़ जाता है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। इसके बारे में पढ़ाएं तो बहुत बड़ी थ्योरी हो जाती है, तो मैं इसको क्वेश्चन के द्वारा ही समझा दूंगा। इसमें क्या होता है, डिडक्शन मिलते हैं जैसे कि प्रीमियम ऑन लाइफ, जो आपकी लाइफ है उसका प्रीमियम आपको दिया गया है, तो आपको टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, 5,000 रुपये आपको प्रीमियम मिला है किसका, अपनी लाइफ का। प्रीमियम ऑन वाइफ वाइफ की लाइफ पे दिया गया, वो भी आपको रेट 2,500 कर दिया जाएगा। पेमेंट अंडर यूनिट लिंक्ड प्लान, जो पेमेंट आपको किया गया है यूनिट लिंक्ड प्लान के अंतर्गत, उसको भी आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये तीनों अमाउंट जोड़ेंगे तो 8,500 का क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसमें से, जो आपकी सैलरी आई है स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 43,600 में से 8,500 घटाएंगे तो आपकी 35,100 रुपये आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ब्लॉक 3 का, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस ऑफ प्रोफेशन। इसमें से क्वेश्चन आता है, देख लेते हैं इसको भी। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वैल्यू, जब मतलब एनुअल वैल्यू कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आप आगे जो क्वेश्चन उसमें आपको एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने पहले छोटे क्वेश्चन दिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर अशोक इज द ओनर ऑफ अ हाउस नॉट कवर्ड अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। इनको रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर कवर्ड नहीं किया गया। विच इज लेट आउट एट RS 1,000 पर मंथ। इन्होंने किया, एक ऑनर है हाउस की, ठीक है, जो कि 1,500 रुपये पर महीने का क्या लेते हैं, रेंट लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस ऑफ द हाउस RS 1,200, मतलब कि जो टैक्सेस लगते हैं म्यूनिसिपल पार्टी के द्वारा वो कितने लगते हैं, 1,200 साफ सफाई की। ठीक है, बीइंग 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। ये क्या है, 1,200 10% है किसका, म्यूनिसिपल वैल्यू का, जो उन पर टैक्स लगा है वो कितना है, 1,200 का वो म्यूनिसिपल वैल्यू कितना है, 10% है। ठीक है, आउट ऑफ विच RS 700 आर पेड बाय द टेनेंट। उसमें से 700 रुपये क्या किया, टेनेंट के द्वारा पेड कर दिया गया। द रीजनेबल रेंट इज RS 10,000 पर एनम। जो रीजनेबल रेंट कितना है, 10,000 पर एनम है। ठीक है, 10,000 रुपये, जो मतलब वैसे 1,500 रुपये लेते हैं महीने का, अगर इसको गुणा करेंगे 12 कम 12 तो जो मतलब जो भी आता है, ठीक है, लेकिन रीजनेबल कितना है, 10,000 है। व्हाट विल बी एनुअल वैल्यू ऑफ द हाउस। घर की एनुअल वैल्यू कितनी है वो आपको बताना है। ठीक है, तो वैल्यूशन कैसे करेंगे, एनुअल वैल्यू इज द हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3 टैक्सेस बोर्न बाय द ओनर। जो 3 टैक्सेस है उनमें से जो हाईएस्ट रहेगा वो होगी एनुअल वैल्यू किसकी, घर की। तो पहला है एक्चुअल रेंट कितना आया भैया, 18,000 रुपये आ गया। 1,500 रुपये इंटू 12 रुपये करेंगे कितना आ जाएगा, 18,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 1,500 रुपये था ना, 1,500 रुपये था, 12 से 18,000 आ जाएगा, लेकिन रीजनेबल कितना है, 10,000 है। तो उसमें दूसरा है म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, अब ये कैसे निकालेंगे, देखो 10% कितना था, 1,200 रुपये था, पूरा निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो हम करेंगे 1,200 में 100/10 का गुणा। ठीक है, 10% निकाला, 1,200 रुपये था, पूरा कितना आ जाएगा, 1,200 में करेंगे 100/10 से गुणा। वही चीज़ है, MB इंटू 10% इज इक्वल टू 1,200। तो MB बराबर 1,200 डिवाइड बाई 10%, डिवाइड करेंगे तो 100 ऊपर आ जाता है, 10 नीचे आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। अब तीसरा क्या होता है, रीजनेबल रेंट, जो देना चाहिए वो कितना 10,000 रुपये है। इसमें ज़्यादा क्या है, इसमें क्या है, हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग कितना है, 18,000 रुपये है, तो उसकी एनुअल वैल्यू कितनी आ गई, 18,000 रुपये आ गई। लेकिन अगर आप निकालना चाह रहे हैं नेट एनुअल वैल्यू, तो आपको म्युनिसिपल टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा। टैक्सेस कितने हैं, उसने 1,200 रुपये पे किया था म्युनिसिपल का टैक्स। ठीक है, उसमें से 700 रुपये उसने पे कर चुका है। अब बचा कितना है, 500 रुपये बचा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 17,500, उसकी नेट एनुअल वैल्यू आ गई। बात समझ में आ रही, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, इसको समझ, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ये क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चन की, इसको समझते हैं। मिस रिचा इज द ओनर ऑफ अ हाउस, एक हाउस की ओनर है एट मुंबई। कहाँ, मुंबई में। पर्टिकुलर ऑफ विच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 RS अंडर। जो पर्टिकुलर दिए गए वो क्या क्या है, एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है 4,800, म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 4,200, टोटल म्युनिसिपल टैक्स है 630, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई मिस रिचा है 400 रुपये, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई टेनेंट है 230 रुपये, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रिनोवेशन ऑफ द हाउस 200 रुपये है। आपको क्या करना है, इनकम निकालनी है रिचा की हाउस प्रॉपर्टी की। ठीक है, क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है रिचा की। तो कैसे कंप्यूट करते हैं, देखो GAB क्या होता है समझ लो, GAB होती है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअल रेंट जो होता है, ठीक है, वो MB से ज़्यादा हो, मतलब एक्चुअल रेंट बीइंग हाइजर देन MB। जो आपकी MB है, ये म्युनिसिपल वैल्यू है, उससे कैसा होता है, अगर जो रेंट ज़्यादा है, ठीक है, कितना है 4,800 है, जो एक्चुअल रेंट रिसीव्ड है वो कितना है 4,800, किससे है, म्युनिसिपल वैल्यू से कैसा है, ज़्यादा है। ठीक है, तो आपने क्या किया यहाँ पे GAB क्यों लिया है, क्योंकि जो आपका एक्चुअल रेंट है वो MB से ज़्यादा है, जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन उससे ज़्यादा है।
अब लेस करते हैं उसमें से म्यूनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर कितना 400 रुपये उसने पे किया है, तो जो एनुअल वैल्यू आ गई कितनी आ गई आपकी 4,400 रुपये आ गई। अब लेस करेंगे उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि आप हाउस प्रॉपर्टी निकाल रहे हो, उसमें आप एक्चुअल वैल्यू निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहे हो, तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन करना पड़ेगा। तो उसमें से 30% ऑफ एबी, जब भी आप हाउस प्रॉपर्टी निकालते हो तो जो एनुअल वैल्यू है उसका 30% आपका क्या होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। जैसे वहाँ पे हम कितना ले रहे थे 50,000 या ग्रॉस इनकम, जब इनकम निकाल रहे थे टैक्सेबल इनकम, तो हम क्या कर रहे थे 50,000 ले रहे थे, नहीं तो ग्रॉस इनकम ले रहे थे। यहाँ पे कितना 30% लेना आपको एनुअल वैल्यू का, तो जब 30% निकालोगे एनुअल वैल्यू का तो कितना आ जाएगा 1,320। एनुअल वैल्यू कितनी है 4,400 की है। अब इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन 200 रुपये, आपने लोन जो लोन का इंटरेस्ट है वो जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,520 रुपये। जो इनकम हुई है इनको हाउस प्रॉपर्टी से, लोन किस पे मिला है उनको हाउस प्रॉपर्टी पे मिला है, ठीक है। तो जो इनकम हुई है वो कितनी है 2,880 रुपये। कैसे आई है भाई 4,400 में से 1,520 माइनस कर दिया, लोन लिया था उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा ना, हाउस प्रॉपर्टी पे लिया था भाई। तो 1,320 और 200 जब उसमें आप जोड़ के माइनस करोगे 1,400 मतलब 4,400 में से तो आ जाएगा नहीं, जो इन दोनों को जोड़ोगे ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1,520 और जब माइनस कर दोगे 4,400 में से तो आपकी आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 2,880। आई थिंक आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बात करते हैं ब्लॉक 4 की। 2-3 क्वेश्चन इसमें भी हैं। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड अदर सोर्सेज, मतलब इनकम जो कैपिटल गेन्स के द्वारा होती है अदर सोर्स के द्वारा होती है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मिस्टर अर्जुन सोल्ड अ हाउस प्रॉपर्टी, उसने सोल्ड किया है 30 जनवरी को फॉर 3,25,000 रुपये में सोल्ड कर दी। ही हैड परचेज दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम मयंक, मयंक से परचेस की थी कितने में 1,70,000 रुपये में, एंड स्पेंड RS 27,500 ऑन इट्स इम्प्रूवमेंट, और उसने 27,500 उसके इंप्रूवमेंट में स्पेंड किए थे। तो कैपिटल गेन कितना हुआ देखो, उसने परचेस की थी कितने में 1,70,000 में, और कितना स्पेंड किया 27,500, उसको कितना खर्चा हुआ है 1,70,000 और 27,000 को जोड़ लो, उसको खर्चा हुआ है बेची थी 3,25,000 में, तो कैपिटल गेन हमें निकल आएगा। बात समझ रहे हो, देखो समझो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी अर्जुन ने जो खरीदी थी कितने में 1,70,000 रुपये में, उस पर स्पेंड किए 27,500 रुपये, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी उसको पूरी पड़ी कितने की पड़ी है 1,70,000 प्लस 27,500 इतने की उसको पड़ी थी, उसने बेची कितने में 3,25,000 में। तो कैपिटल गेन क्या हुआ कि प्रॉपर्टी जो खरीदी थी उससे ज़्यादा हम बेचा है तो वो गेन हो गया। अब देखो यहाँ पे समझते हैं, सेल प्रोसीज ऑफ प्रॉपर्टी कितनी है 3,25,000 की है, उसमें से लेस हम क्या करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्यूशन, उसने कितने में ली थी, कितने में ली थी 1,70,000 में ली थी। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 27,500 को जोड़ दिया 1,97,000 आ गया, तो 1,97,500 उसका क्या है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। उसने क्या किया थोड़े टाइम में कैपिटल गेन कर लिया, उसे हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ऐसे इसको निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन है द इन्वेस्टमेंट ऑफ जितेंद्र ऑन 1 अप्रैल 2020 वर एज गिवन बिलो। जो इन्वेस्टमेंट है जितेंद्र का वो कितना है 1 अप्रैल 2020 को RS 30,000 उसने इन्वेस्ट किए 10% यूपी गवर्नमेंट लोन में, ठीक है। RS 10,000 उसने इन्वेस्ट किया 10% डिवेंचर ऑफ जूट मिल कंपनी में। RS 2,000 इंटरेस्ट उसने रिसीव्ड किया है डिवेंचर पर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है। उसके बाद RS 15,000 6% सिक्योरिटीज इशूड बाई ए फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा उसको इतनी सिक्योरिटी इशू की गई है। और उसकी 5th है वो 7% नेशनल प्लान सर्टिफिकेट 10,000 रुपये का। 6th है RS 1,500 रिसीव्ड एज डिविडेंड ऑन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 7th है RS 3,600 रिसीव्ड एज इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन है, इनके लिए आपको अदर सोर्सेज के जितने भी चीज़ें हैं सब समझनी पड़ती हैं। आपने पहले उसको पढ़ा नहीं है, थ्योरी में आपने उस चीज़ मैंने नहीं पढ़ाई थी, तो इसलिए आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसके बेसिक पे इसको करके आ सकते हो। तो मैंने इसको ट्राई किया कि आपको समझा दूँ। तो जो पहली कंडीशन थी उसमें क्या था कि 10% यूपी गवर्नमेंट लोन में उसने क्या किया था 10% इन्वेस्ट किए थे, ठीक है। तो लोन कितना था 30,000 का था, 10% निकालेंगे कितना आ जाएगा 3,000 रुपये आ जाएगा। तो पहला हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। आपको उसमें करना है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से कितना इनकम मिला है उसको। 3,000 रुपये कहाँ से मिल गए जो यूपी गवर्नमेंट का लोन था उसमें से, ठीक है, उसने इन्वेस्ट कर दिया इसलिए। 10% डिवेंचर का है तो 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 रुपये उससे उधर से मिल गए। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर उसको मिला 2,000 रुपये का, तो वो भी जोड़ लेंगे। 2,000 रुपये का उसको डिवेंचर पे क्या हुआ है भाई इंटरेस्ट मिल गया है। अब चौथे की बात करूँ, चौथे में इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तो वो भी आपको जुड़ जाएंगी 900 रुपये। जो 4th है, ठीक है, 6% निकालेंगे 1,500 का तो 900 रुपये आ जाएगा। 6% इस सिक्योरिटी इशूड की है फॉरेन गवर्नमेंट ने, तो 900 रुपये आ जाएगा। 6% 1,500 रुपये का 900 आ गया, ठीक है।
अब बात करते हैं इंटरेस्ट और नेशनल प्लान सर्टिफिकेट, इसमें एग्जाम्पशन होता है, ये नहीं जोड़ा जाता। मैंने वही बोला ना कि अदर सोर्सेज में कौन कौन से एग्जाम्प्ट रहते हैं, कौन कौन जोड़ा जाता है। बेसिक अच्छे से पढ़ने के लिए आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन नहीं है कोई बात नहीं, आप समझ लो इसको, ठीक है। बाई चांस क्वेश्चन आ गया तो बल्ले बल्ले। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई, ये भी नहीं जोड़ा जाता है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उन पर जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो कितना था, 3,600 रुपये, सेवन्थ कंडीशन है। इसको भी जोड़ लेंगे, इन तीनों को जोड़ने के बाद आपका आ जाएगा 10,500 रुपये। इनमें से हम माइनस कर देंगे बैंक कमीशन फॉर कलेक्टिंग इंटरेस्ट, जो बैंक ने कमीशन लिया है भाई आपका जो इंटरेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए, तो दिया गया है 99 रुपीज़। आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे उसको माइनस करना पड़ेगा, तो आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस आ जाएगी 10,401। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा बहुत, तो जो काम चल जाएगा, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर महेश फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। तो क्या करना है, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से कंप्यूट करना है टैक्सेबल इनकम महेश की। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 4 लाख, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000, लॉस फ्रॉम अ स्पेसिफाइड बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 35AD, जो लॉस हुआ है किसी बिजनेस से वो 60,000 रुपये का है। बिजनेस लॉस 3,80,000 का है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस 1,20,000 का है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 4,80,000 का, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो बाई चांस आ जाए तो। ये आपको दिया गया डाटा, इसके ऊपर बेस पे आप क्या करना है, आपको इनकम फ्रॉम टैक्सेबल इनकम निकालनी है किसकी, महेश की, ठीक है। अब बात करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, वही चीज आ गई, सैलरी की इनकम 4 लाख की है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 80,000 की है। लेस क्या करना है आपको, बिजनेस लॉस लेस करना है, ठीक है। किस में से, हाउस प्रॉपर्टी में से, तो आपका आ जाएगा 20,000, आपने माइनस कर दिया तो 60,000 रुपये आ गया, ठीक है। बिजनेस लॉस की बात करें तो 3,80,000 का था, इसमें से माइनस करना है आपको सेट ऑफ अगेंस्ट कैपिटल गेन्स। अब देखो कैपिटल कितना था, 4,80,000 में से 1,20,000 घटाएंगे तो 3,60,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 4,80,000 में से देखो 4,80,000 कहाँ से आया, कैपिटल गेन उसको हुआ 4,80,000 का, उसमें लॉस भी हुआ था 1,20,000 का। जो कैपिटल उसको गेन हुआ है प्रॉपर कितना हुआ है, 3,60,000 का हुआ है। और सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो लॉस हुआ है वो क्या किया गया है, सेट ऑफ अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी ऑफ इनकम के 20,000 रुपये रखे गए हैं। अभी 20,000 रुपये कहाँ से आया, नीचे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा जोड़ के 3,80,000, तो उसमें कुछ भी नहीं मिला। तीसरा है लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस से 60,000 का इसको लॉस हुआ है, इसको हम सेट ऑफ नहीं करते, इसको अलाउड नहीं होता सेट ऑफ करना। अब देखो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कितना हुआ था, 4 लाख रुपए का हुआ था, ठीक है। लेस क्या किया आपने, कैपिटल लॉस 1,20,000 का, तो 3,60,000 आ गया, ठीक है। लेस बिजनेस लॉस सेट ऑफ कर लिया, बिजनेस लॉस कितना 3,60,000 का। आपको जो लॉस हुआ मतलब कि जो इसमें गेन हुआ 3,60,000 रुपये का, उससे आपने क्या किया, जो बिजनेस लॉस था आपने वो क्या कर दिया, सेट ऑफ कर दिया, तो इसमें अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो जो ग्रॉस टोटल आपकी इनकम हुई है वो 4,60,000 की हुई है। कहाँ कहाँ से हुई है, एक तो आपकी जो इनकम हुई है वो हुई है कि जो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी थी उससे 60,000 रुपये की हो गई थी, 20,000 आपने माइनस कर दिया बिजनेस लॉस को, ठीक है। तो आपकी जो ग्रॉस इनकम हुई है वो 4,60,000 रुपये की हुई है। अब देखो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जो भी है वो आपके निल है, कुछ भी नहीं है, तो टोटल इनकम आपकी कितनी आएगी, 4,80,000 आ जाएगी। तो ग्रॉस इनकम में से हम डिडक्शन करते हैं, ठीक है, जो अंडर सेक्शन 80 के, तो आपकी टोटल इनकम आती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं है, तो आपकी टोटल इनकम भी कितनी है, 4,60,000 की है। अब देखो बात करते हैं हम तो ये आपका क्वेश्चन था, ठीक है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने दिया है, ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये बहुत ही डीपली जाके मतलब बहुत जो यूनिट 4 का 2-3 यूनिट से जोड़ के बाद में क्वेश्चन बनाए। मुझे लगा कि शायद ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 20 मार्क्स के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स में 20 एक क्वेश्चन ऐसा देते हैं जो 20 मार्क्स का होता है, तो इनको आप पढ़ लेना, समझ लेना, क्योंकि अगर आपको सेम देखो अगर आएगा तो सेम क्वेश्चन आएगा, मेरी बात ध्यान रखना। अगर उस यूनिट से आया तो सेम क्वेश्चन आएगा, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन उसमें से हैं। एक क्वेश्चन और था इसके नीचे वाला, वो पहले से पूछ लिया गया था, तो मैंने मिस्टर महेश वाला आपको मतलब कि जो था, जो मुझे लग रहा था आएगा, तो मैंने दे दिया। इसको समझ लेना, क्योंकि इतने डीपली समझ में नहीं आएगा और ना मैं समझा पाऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी है, जो आपको वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो ये आई थिंक आपको जो भी
वीडियो मैंने बनाई है, नोट्स बनाए हैं। एक तो आपका प्रॉपर बोर्ड पे नहीं है जो आपको अच्छे से समझा दूं, लेकिन मैंने ट्राई किया कि आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आपकी थोड़ी हेल्प हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्वेश्चंस को, क्योंकि आपके क्वेश्चंस हमेशा इलिस्ट्रेशंस वाले आते हैं, एग्जाम्पल वाले आते हैं। मैंने एग्जाम्पल वाले ही क्वेश्चंस लिए, उनको समझाया है। हो सकता है कि इनमें से एक दो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाएं, डायरेक्टली पूछ लिए जाएं, तो आप इनको अच्छे से कर लेना। मुझे पता है क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, लेकिन मार्क्स के लिए भी करना तो पड़ेगा, तो आप कर लेना। ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम्स के लिए। अगर वीडियो बेनिफिशियल लगी है, ठीक है, और तो आप नीचे कमेंट्स में लिख देना, और प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लिया करो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, जिससे कि मैं थोड़ा मोटिवेट होता रहूँ। ऑल द बेस्ट। क्योंकि लोग पूछते हैं यार क्या हो रहा है, तुम्हारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है, क्यों इतनी मेहनत कर रही है, कर रहे वो कर रहे हो, तो उनको एक जवाब मिल जाता है। जब चैनल ग्रो करता है तो उनको एक आंसर मिल जाता है कि हाँ भाई चैनल ग्रो कर रहा है, तो वो फिर ऐसे क्वेश्चंस नहीं करते हैं। तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अच्छा लगा हो तो। नहीं करना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आप ऑल द बेस्ट आपकी एग्जाम्स के लिए। मैं तब भी आपकी हेल्प करूंगा, करोगे सब्सक्राइब तब भी, नहीं करोगे तब भी, आपके लिए मैं हमेशा सदैव परस्पर आपके लिए प्रेजेंट हूँ। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, थैंक यू।